मैं कह रहा हूं ये वाला सवाल मुश्किल नहीं है, ये वाला सवाल सीबीएसई में भी आ सकता है। द ओनली पॉइंट इज कि अगर मैं नोटिस किया, अगर मैं ये लिख देता हूं तो बहुत सारे बच्चे पहले ही हार मान जाते हैं या ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं सीबीएसई में जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये लगी कि इसमें डायग्राम में आपको खुद से बनाना है। ऑल्दो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी हैं जिसमें डायग्राम गिवन आता है, बट इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम आपको खुद से बनाना है, इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल हो जाता है। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशु घई 11th-12th पे, जहां पे मैं आशु घई आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता हूं। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब तो आई होप अब तक सबको पता ही होगा, लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बेहतरीन क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर आपको सीबीएसई के पीवाईक्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आप सबको अगर पता हो तो लास्ट 2 साल से फिजिक्स के पेपर का जो हाल हुआ है उसकी वजह से हम लोग थोड़े से यहां पे नीट लेवल के क्वेश्चंस को भी बनाएंगे और 2-3 सवाल जेई के लेवल के भी बनाएंगे या फिर उन्हीं के पीवाईक्यूज भी बनाएंगे। अब आपके मन में अगर डाउट आ रहा है तो लास्ट ईयर का सीबीएसई का पेपर देख लेना, जेई के सवाल भी आ रखे हैं। द ओनली पॉइंट इज कि इस साल हमें सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, और ये तो आज पहली क्लास है क्वेश्चन एंड आंसर की। अगर आप साइंस एंड फन या आशु घई 9th 10th 11th 12th के साथ जुड़े रहोगे, एजुकेशन के साथ जुड़े रहोगे, तो आपको पूरे साल में, मतलब मैं तो पूरे साल आपको 12th ही पढ़ाने वाला हूं, तो अगर आप आशु घई 11th 12th के साथ जुड़े रहोगे और बाकी टीचर्स के साथ साइंस एंड फन एजुकेशन पे जुड़े रहोगे तो आपको पूरे साल क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे यहां पे आज मैं 27 क्वेश्चन लेके आया हूं, ऑब्वियस बात है 27 क्वेश्चन के बावजूद भी मुझे पूरा यकीन है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बिकॉज एक एक क्वेश्चन में समय लगने वाला है। बट द पॉइंट इज कि मैं यहां पे 2700 क्वेश्चन भी करा सकता हूं, 270 क्वेश्चन भी करा सकता हूं, बट क्या आप उसको एक बार में एब्जॉर्ब कर पाओगे, ये बहुत जरूरी है। तो पॉइंट इज कि आप ये मत समझना कि ये 27 क्वेश्चन कर लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई। समझदार बच्चा जानता है ये 27 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके मिड टर्म एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में आप एक नया प्रोसेस सीखने को मिलेगा। मैं हमेशा से बोलता हूं क्वेश्चन के आंसर से ज्यादा जरूरी उसका प्रोसेस होता है, बिकॉज अगर आपने प्रोसेस को हर एक को ढंग से समझा तो उस क्वेश्चन से बनने वाले बाकी क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर पाओगे। वेरिएशंस भी अगर क्वेश्चन में आए तो आराम से कर पाओगे, इंस्टेड ऑफ कि आप हर एक सवाल को रट्टा मारो। वो जमाना अब जा चुका है, इवन 9th क्लास में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है अब तो आप तो 12th क्लास के बच्चे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको पता है क्या प्रोसेस रहेगा, सवाल आपके सामने आएगा। कुछ सवाल बहुत आसान होंगे, शुरुआत में ऐसे ही करेंगे, कुछ सवाल ठीक ठाक होंगे, कुछ सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, मुश्किल में नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग होंगे। हर एक सवाल को आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हो या फिर हर एक सवाल पे आप रुक के वीडियो को पॉज करके खुद से बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तो आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, टू चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर, कूलम फोर्स बिटवीन देम इज F। पहले उनके बीच में फोर्स F थी, फिर उनके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दिया गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। इस प्लेस बिटवीन द कूलम बिटवीन देम, दो नई वाली कूलम फोर्स क्या होगी। अब कई बच्चों को इसका आंसर सीधा भी याद होता है, बट मैं तो आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा। देखो, जब उसको एयर में रखा गया था तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स होगी वो होगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। लेकिन जब उसको मीडियम में रखा गया होगा तो फोर्स बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, बदल इसलिए जाएगी क्योंकि आप सबको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उस हिसाब से पहली बात तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा, साथ में हमारे पास Q1 Q2 बाय r²। सर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आया? बिकॉज अब हम फ्री स्पेस या एयर में या वैक्यूम में बात नहीं कर रहे हैं, अब हमारा मीडियम जो बदल चुका है, जिसकी वजह से यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के टर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एप्सिलॉन आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, और यहां मेरे पास आ जाएगा Q1 Q2 बाय r²। अब यहां से अगर मैं K को बाहर ले लेता हूं तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², जो कि मेरे लिए पुराने वाली फोर्स है। तो इसीलिए जो नई वाली फोर्स होगी
वो पुराने वाली फोर्स से k टाइम्स कम हो जाएगी, यानी 1/k टाइम्स हो जाएगी। द पॉइंट इज, अगर आप एक एंट्रेंस के बच्चे हैं, मतलब अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको ये सीधा भी याद होगा, बट ठीक है, मेरा समझाना भी फर्ज है, अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो ऐसे करना है। बाकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस जैसे k टाइम्स बढ़ता है, जिसकी हमने डेरिवेशन भी कर रखी है, अगर आपने वन शॉट देखा है, बिल्कुल ऐसी फोर्स k टाइम्स कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो नई वाली फोर्स आ जाएगी वो F/k आ जाएगी, जो नई वाली फोर्स आ जाएगी वो F/k आ जाएगी। ये क्वेश्चन में बच्चे अक्सर सीधा k टाइम्स करते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में वो कैपेसिटेंस वाला खेल घूम रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुरुआत के सवाल मैंने आपको कहा है ठीक ठाक होंगे, ऑल्दो एग्जाम में आए हुए, बट ठीक ठीक होंगे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो आपको लेंथ जिसको हम लोग 2a मानते हैं पूरी डेरिवेशन में, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर पसंद, अब सेंटीमीटर तो मुझे पसंद है नहीं, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो आपने जो डायपोल को रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है और उनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, यानी थीटा हमारे लिए 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। गिवन लिखते हैं ना सबसे पहले, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रखी है, दैट इज 2 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, ठीक है। इफ द डायपोल एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ, अरे बाबा बहुत कुछ दे रखा है, टॉर्क भी दे रखा है 8 इंटू में 10 की पावर -3 जूल या न्यूटन मीटर, जो भी कह लो आप। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, आपको बताना है कि डायपोल पे चार्ज क्या होगा। ऑब्वियस बात है, एक पे प्लस क्यू होगा, एक पे माइनस क्यू होगा, आपको बस चार्ज बताना है, दोनों पे सेम ही होता है। अब भैया इसमें तो बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे, क्यों? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है डायपोल पे पीई साइन थीटा, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा तो होता है, लेकिन पी क्या होता है? पी होता है कितना चार्ज है इनटू में कितनी लंबाई है, जिसको आप 2a या फिर एल जो मर्जी बोलते हो, और ई साइन थीटा है हमारे पास। अब टॉर्क जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 इंटू में 10 की पावर -2। क्यों हम लोगों को निकालना है? लंबाई हमारे पास 2 इंटू में 10 की पावर -2 है, यानी कि 0.02 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 2 इंटू में 10 की पावर 5 है, और यहां पे हमारे पास साइन थीटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी पुट कर देंगे, वैसे तो 1/2 होती है, ठीक है। अब यहां से 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 और ये आ जाएगा मेरे पास 2, और यहां पे बचा है 10 की पावर -5। तो मेरे पास यहां से सीधा सीधा अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती ना की हो तो 4 इंटू में 10 की पावर -5 कूलम जो है वो चार्ज आ जाता है। 4 इंटू में 10 की पावर -5 कूलम जो है वो चार्ज आ जाता है। मैंने कुछ गलती करी क्या? मैंने लंबाई, अच्छा माइक्रो है ना, तो 10 की पावर, सॉरी माय बैड, टॉर्क -3 था, ऑब्वियस सी बात है। टॉर्क की जो वैल्यू थी बेटा वो हमारे पास -3 थी, मैंने -2 डाल दिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे -1 बचेगा, इसको इससे काटूंगा तो 10 की पावर -1 बचेगा, और अगर यहाँ पे 10 की पावर -1 बचा तो ये मेरे पास -6 आ जाएगा। सही जा रहे हैं। अब अगर ये -6 आ गया तो -6 का मतलब होता है माइक्रो, तो 4 इंटू में 10 की पावर -6 को मैं 4 माइक्रो कूलम भी लिख सकता हूं। वो मेरा आंसर मैच नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि मैंने टॉर्क की वैल्यू 10 की पावर -3 की जगह -2 डाल दिया। ओके चलो ठीक है, डन है। सवाल आसान है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलो डन। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आओ भैया समझते हैं। थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल लग रहा है, बिकॉज टॉर्क वॉर्क सब दे रखा है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है अगेन, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है, जिसको आप 2a मानते हो। इस बार मैं कोई वैल्यू पुटिंग में गलती नहीं करूंगा। 0.02 मीटर अगेन आपको दे रखा है, सेम लेंथ है, विद एक्सिस मेकिंग एन एंगल। लेकिन इस बार जो एंगल आपको दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ी सी अलग है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। इफ इट एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ, टॉर्क आपको इस बार 8√3 दे रखा है न्यूटन मीटर, दैट इज जूल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल, यानी यहाँ पे दो चीजें निकालने को बोला है, एक तो चार्ज भी बोला है और एक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला है। सच बताऊं तो अब मुझे याद आया कि मैं इस सवाल को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही लेके आया हूं,
बिकॉज आप सबको पोटेंशियल एनर्जी में जनरली बात कर रहा हूं, बच्चों को cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 वाला फॉर्मूला तो याद रह जाता है, लेकिन जब रोटेट ना किया जाए तो वो वाला फॉर्मूला बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए तो पहला वाला पार्ट तो मुझे लग रहा है बहुत आसान है, आप सब शायद कर ही लेंगे, बट फिर भी आओ, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। अब यहां पे P की वैल्यू मैं खोल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा Q इंटू में जो लंबाई है और साथ में आ जाएगा E साइन थीटा। अब यहां पे सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। टॉर्क मेरे पास 8√3 है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला। चार्ज मुझे निकालना है, लंबाई मेरे पास 2 इंटू में 10 की पावर -2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 10 की पावर 5 है और साइन में 60 डिग्री मेरे पास आ जाता है। सीधा डाल देते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/260, साइन 60 की सीधा वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहां पे मेरे पास 8 इंटू में 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, तो इधर जाके बच जाता है 10 की पावर -3, तो ये मेरे पास चार्ज आ जाता है। आई होप मैंने इस बार, यार मेरी कैलकुलेशन आप सबको शायद जो मुझसे पेड बैच वगैरह में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं मैथ्स में कमजोर हूं, क्योंकि हम सबको मतलब मुझे खासकर लगभग 14 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं हाथ से कैलकुलेशन के, बिकॉज हमको कॉलेज में ही, आप सबको भी हमको भी कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउड हो जाता है। बाकी ठीक है, ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ तो कोई गलती नहीं की। तो चार्ज आ गया, अगेन सवाल को समझेंगे। चार्ज हमारे पास आना बहुत इजी है, लेकिन अब आप सब मुझे मन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में तो नहीं, मन में मुझे बताओ कि अगर जब मैं किसी को रोटेट करता हूं तो सबको पता है, जब मैं एक डायपोल को रोटेट करता हूं तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने रोटेट नहीं किया, तो बिना रोटेट किए फॉर्मूला क्या आता है? तो अगर आपने मेरा वन शॉट देखा तो मैंने बताया था कि जब हम उसको इंटीग्रेट कर रहे होते तो हम उसको थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन लिमिट डालने से पहले जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो एक पर्टिकुलर थीटा के लिए फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला अगर आप सबको याद हो तो आया था -PE cos थीटा, और उसके बाद हमारी जो लिमिट डली थी थीटा 1 से थीटा 2, तब जाके हमारा जो आंसर है वो PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आया था, अगर याद आ रहा हो तो। खैर चलो, अब हमें एनर्जी निकालनी है। अब माइनस में तो है ही, अब P की जो वैल्यू है वो Q इंटू में L है, तो Q हमारे पास आ चुका है 8 इंटू में 10 की पावर 8 इंटू में, अच्छा आप चाहो तो पीई की वैल्यू टॉर्क वाले से भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस, आप कैसे कर रहे हो, आप सीधा वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन पी की जगह में Q इंटू में L लिख रहा हूं। Q मेरे पास 10 की पावर -3 आ चुका है और L मेरे पास आ चुका है 2 इंटू में 10 की पावर -2, ठीक है, और साथ में मेरे पास कौन है, ये तो मैंने P लिखा है। अब मेरे पास E बचा, E मेरे पास कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है, 10 की पावर 5 है, इंटू में cos 60 डिग्री आएगा, cos 60 डिग्री आएगा बिकॉज एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से मेरे पास 8 इंटू में 2 तो आ गया, टोटल कुल मिला के 16, ठीक है, और 10 की पावर आ गई -3 और -2 -5, और यहां पे +5 कैंसिल हो गया, ये है -5, ये है +5 कैंसिल हो गया, साथ में बच गया cos 60। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, तो एनर्जी मेरे पास -8 जूल्स आ गई, एनर्जी मेरे पास -8 जूल्स आ गई। P की जगह मैंने रख दिया Q इंटू में L, Q मेरे पास आ चुका था, L हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, E हमारे पास 10 की पावर 5 था, तो यहां से 10 की पावर 5 से कैंसिल, 8 इंटू में 2 16, माइनस में आंसर आ गया, cos 60 की वैल्यू मैंने 1/2 डाल दी, डन है, हो जाएगा। आसान सवाल है, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब सवाल। मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस सवाल को पढ़ लें, बिकॉज गलती हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, एक बार इस सवाल को पढ़ लें। डन, अब समझो, an electric field is uniform and acts along plus x direction in the region of positive x-axis, and it is also uniform with the same magnitude but acts in minus x direction in the region of negative x-axis. The value of electric field is, electric field आपको 200 न्यूटन पर कूलम दे रखी है,
फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड -200 फॉर x लेस देन 0। नहीं समझा में आया तो समझा रहा हूं। A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one flat surface is at 10 and other is at -10। ठीक है, पहले तो डायग्राम को समझो, बिकॉज क्वेश्चन में अच्छी बात यह, मुझे इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह लगी कि इसमें डायग्राम भी आपको खुद से बनाना है। ऑल्दो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी हैं जिसमें डायग्राम गिवन आता है, बट इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम आपको खुद से बनाना है, इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल हो जाता है। आओ सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं ईमानदारी से। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये बोल रखा है कि यहां पे ना एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर सिमेट्रिकल बैठा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, यानी यहां पे एक सिलेंडर बैठा हुआ है और ये सिलेंडर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक से कहने का मतलब है इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है ना भाई। अब टोटल सिलेंडर की जो लंबाई है क्वेश्चन में बोल रखी थी वो 20 सेंटीमीटर है, और ये भी बोल रखा है कि इधर 10 है और इधर भी 10 है, ठीक है ना, और इधर भी 10 है, ठीक है। क्वेश्चन में इसका रेडियस भी दे रखा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डायग्राम बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बोल रखी है कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ये जो प्लस एक्स एक्सिस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है। क्वेश्चन में बोला हुआ है प्लस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है और माइनस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है। माइनस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ जा रही है, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। यह समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। आपको बताना है कि कितना फ्लक्स, पहले पार्ट में आई गेस यही निकालना है कि कितना आउटवर्ड फ्लक्स होगा थ्रू द सिलेंडर। अब ऐसे क्वेश्चन आपने शायद पहले भी किए होंगे, मैंने वन शॉट के अंदर भी करवाए थे, जिसमें यह सिलेंडर ऐसे पड़ा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है। अब इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई सिलेंडर पड़ा हो, मान लो अभी के लिए यही हमारे पास सिलेंडर है, या फिर ये टेप लेते हैं, ये टेप लेते हैं, ये टेप हमारे पास सिलेंडर है। अब एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इस वाले सर्कल वाले से अंदर जाती है और इस वाले से बाहर आती है, इस वाले से अंदर और इस वाले से बाहर। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अलग है, इसमें ये जो सेंटर है इसका ये ओरिजिन पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, यानी दोनों तरफ से फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। उसमें तो हम क्या करते थे, एक फ्लक्स एंटर करता था, एक एग्जिट माइनस करते थे, आगे क्वेश्चन है ऐसे। लेकिन यहां पे तो दोनों ही फ्लक्स आउटवर्ड है, तो दोनों ही फ्लक्स ऐड होंगे, दोनों ही फ्लक्स ऐड होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले वाले पार्ट को सबसे पहले आओ परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज तो आ ही जाएगा। पहले वाले पार्ट में अगर मैं निकालूं, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। एरिया वेक्टर याद है, एरिया वेक्टर याद है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली इधर होगा, इसको मैं S2 कह देता हूं, और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली इधर होगा, जिसको मैं S1 कह देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। अब अगर ऐसा है तो पहले वाले से फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा, ठीक है, ई एस कॉस थीटा। अब ई S1 और कॉस जो होगा वो कितना होगा, आंसर है कॉस होगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है आउटवर्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ये ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन के अंदर मुझे 200 गिवन है और एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से कॉस 0 1 होता है। तो बेसिकली हमारे पास अभी के लिए, मैं इसको सॉल्व ना करके ऐसे ही रख रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यहां से अब मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं सेकेंड वाले सरफेस के लिए, जो कि अगेन फॉर्मूला हमारे पास वही है, ई एस कॉस थीटा या ई डॉट एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार भी 200 ही है, एरिया ऑब्वियस सी बात है पाई आर स्क्वायर ही होगा, और इस बार भी एंगल 0 डिग्री है। जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो एक के लिए एंगल 0 और एक के लिए 180 और cos 180 फिर -1 होगा, लेकिन यहां पे दोनों ही केसेस में एंगल 0 डिग्री है।
तो यहां पे भी फ्लक्स आपको 200 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, और अगेन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना होगा तो आप φ1 और φ2 को ऐड करेंगे, तो 200 200 कुल मिला के 400 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब बाकी तो वैल्यूज हैं, 400 पाई की वैल्यू 3.14, पाई आर स्क्वायर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमें तो इसी के लिए निकालना है। और ऑब्वियस सी बात है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके लिए तो कोई फ्लक्स बनेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जो ये है, इसके लिए तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एंगल 90 cos 90 पे फ्लक्स बनता नहीं है। और आर की जो वैल्यू है, क्वेश्चन में बोल रखा है ये जो रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब इतनी मैथ्स आप सॉल्व कर लेना, मैं भी करूंगा तो कैलकुलेटर से ही करूंगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्यारा सवाल है, पहली पार्ट की है अभी हमने इसका, बहुत प्यारा सवाल है। क्यों ये प्यारा सवाल है, बिकॉज मुझे पूरा यकीन है आपने ऐसे सवाल किए हैं, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है तो एक में एंटर करते एक में एग्जिट, तो माइनस करते हैं, लेकिन यहां पे दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर मैंने नेट फ्लक्स निकाल लिया तो ऑब्वियस सी बात है नेट चार्ज तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, आओ ऐसा करते हैं ना, इसकी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। चलो इसकी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं ताकि हम आगे का आंसर भी निकाल सके। 1 मिनट देना है मुझे आपको। तो यहां पे हमारे पास अगर मैं कैलकुलेटर खोल लूं तो मेरे पास आ जाता है 400 इंटू में 3.14 इंटू में 25, है ना भाई। तो ये आ जाता है मेरे पास 31400, ये आ जाता है मेरे पास 31400 इंटू में 10 की पावर -4, तो 1 2 3 4, तो कुल मिला के जो मेरे पास नेट फ्लक्स है वो आ जाता है 3.14। कितना आ जाता है, 3.14, यस 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास नेट फ्लक्स आ जाता है। अब मुझे क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में बोला गया है इसने कितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है सिलेंडर ने। अब कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला एक और भी तो होता है, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q कितना आ गया, फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आ चुका है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू में 10 की पावर -12, तो इतना कूलम हमारे पास चार्ज आ गया। डन है, लो सॉल्व भी कर दिया आपके लिए। प्यारा सवाल है, 2020 में आया था, क्या पता 26 में भी आ जाए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, प्यारा सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। ऐसे सवाल बहुत आते हैं जिसमें 2 ड्रॉप्स, 27 ड्रॉप्स, 16 ड्रॉप्स, 9 ड्रॉप्स को ऐसे जोड़ के एक नई बड़ी ड्रॉप, एक नया बड़ा स्फीयर बनाते हैं। बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो अगेन मैं आपको कोई एक ही करा सकता हूं ना, वो भी यूट्यूब पे आप समझो 10 भी करा सकता हूं, बट कोई एक करो, फॉर्मेट को समझो और ऐसे बाकी क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर लोगे। टू इक्वल स्फीयर्स ऑफ वाटर हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, यानी दो जो स्फीयर है हमारे पास उनका रेडियस भी बराबर है और उन दोनों का चार्ज भी बराबर है और सिमिलर भी है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है। दोनों के दोनों आपस में जुड़ गए, दोनों एक दूसरे में घुस गए, जुड़ गए, टू फॉर्म अ लार्जर स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर बन गया। इफ नो चार्ज इज लॉस्ट, अगर इस प्रोसेस के दौरान कोई चार्ज आया नहीं, कोई चार्ज गया नहीं, हाउ विल द सरफेस डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन चेंज, यानी पहले की सरफेस डेंसिटी और बाद की सरफेस डेंसिटी में क्या बदलाव आया होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सरफेस डेंसिटी, ऑब्वियसली बात है सरफेस डेंसिटी का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहां सरफेस डेंसिटी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप या स्फीयर, ऑफ स्मॉलर स्फीयर, जो छोटा वाला स्फीयर होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा 1 मान रहा हूं। ठीक है, अब सिग्मा 1 से आप ये मत सोचना 1 वाले के, तो इसको सिग्मा ही मान लेते हैं या सिग्मा नॉट मान लेते हैं। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। अब ये एक स्फीयर है तो एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का रेडियस सेम है जो कि आर है, इन दोनों का चार्ज सेम है जो कि क्यू है,
तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आ जाएगी, नो डाउट, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर बिगर ड्रॉप, फॉर बिगर स्फीयर, फॉर बिगर ड्रॉप क्या क्या चीजें बदलेंगी? क्या चार्ज बदलेगा? यस। क्या रेडियस बदलेगा? यस। चार्ज कितना हो जाएगा? हम सबको पता है, जो चार्ज है नया वाला वो पुराने वाले से डबल हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। डबल क्यों हो जाएगा भाई? अरे डबल क्यों हो जाएगा? अरे एक पे चार्ज क्यों है, एक पे चार्ज क्यों है, दोनों को जोड़ दिया है और चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ है, तो चार्ज तो सेम ही होगा ना, चार्ज तो सेम ही होगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर चार्ज सेम होगा, अगर चार्ज सेम होगा तो नया रेडियस भी बदलेगा। अब नया रेडियस क्या होगा? उसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम, रेडियस को वॉल्यूम से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर जो होगा, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर होगा। कॉमन सेंस है ना ये तो। जो बड़ा वाला स्फीयर होगा उसकी वॉल्यूम छोटे वाले से डबल होगी। अब बड़े वाले की वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाए, मान लो आर क्यूब है, तो इसके लिए आ जाएगा 2 इंटू में 4/3 पाए आर क्यूब है। 4/3 पाए से 4/3 पाए कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ छोटा आर क्यूब। अब अगर मैं आर निकालना चाहूंगा तो 2 की पावर 1/3 आर आ जाएगा, तो नया वाला रेडियस पुराने वाले से क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? नई वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर मैं निकालूं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग स्फीयर, उसके बाद तो रेशो आ ही जाएगा। तो बड़े वाले स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं सिग्मा कह देता हूं, वो होगा नया वाला चार्ज अपॉन में नया वाला एरिया। अब नया वाला चार्ज क्या है बताओ? 2q है, 2q है ना, है ना, है ना। और नया वाला एरिया 4 पाए आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर, तो 2 की पावर 1/3 आर का स्क्वेयर। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो नया वाला सिग्मा क्या आ जाएगा? पहली बात तो यहां पे आ गया है 2q और यहां पे आ गया मेरे पास 4 पाए 2 की पावर, 2 की पावर यहां पे स्क्वायर है, 2 की पावर 1/3 का 2 है, तो 2/3 और आर स्क्वायर। अब थोड़ी सी मैथ्स बढ़ने वाली है भैया, ध्यान रखो, मतलब मेरे लिए, आपके लिए तो आसान ही होगा। तो सिग्मा अपॉन में, यहां पे देखो, अब 2 अपॉन में 2 की पावर 2/3 को अलग ले रहा हूं, ठीक है। 2 अपॉन में 2 की पावर 2/3 को अलग लिख रहा हूं, 2 अपॉन में 2 की पावर 2/3 को अलग लिख रहा हूं, तो क्या बच गया? अंदर बच गया q अपॉन में 4 पाए आर स्क्वायर। और ये हमारे पास पुराने वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो नई वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई? ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2/3 है, तो 2 की पावर 1 माइनस 2/3, और यहां पे आ गया पुरानी वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो नई वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में पुरानी वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 2 की पावर कितना आ गया? कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया? 1/3। 1 में से 2/3 जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल है। ठीक है जी, दोबारा समझें, दोबारा समझें। क्या बात कर रहे हो, आधा घंटा हो चुका है, ओ माय गॉड। चलो आओ दोबारा समझो। देखो क्या, रेडियस दोनों का बराबर था, चार्ज दोनों का बराबर था, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज अपॉन में एरिया। छोड़ दो इसको, ठीक है। अब बिगर ड्रॉप के लिए चार्ज डबल होगा और वॉल्यूम भी डबल होगी, तो नई वाली वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब और पुराने वाली ट्वाइस ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आर क्यूब मेरे पास ट्वाइस ऑफ आर क्यूब आ गया और यहां से क्यूब रूट किया तो 1/3 आ गया। अब नई वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? नया वाला चार्ज अपॉन में नया वाला एरिया। तो नया वाला चार्ज 2q है और नया वाला एरिया 4 पाई नए वाले आर का स्क्वायर है। तो भाई 2 की पावर 1/3 तो पहले ही था यहां पे। अब 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 इंटू में 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा आर स्क्वायर। अब यहां से मैंने 2 और 2 की पावर 2/3 को बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि मेरी पुराने वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब 1 में से 2/3 जाता है तो 1/3 आता है, ये मेरे पास आंसर आ गया।
कितना क्यूट सा सवाल लग रहा था। अब ये देखो, इस सवाल की चौड़ाई देखो और आंसर देखो, इस सवाल की चौड़ाई देखो और आंसर देखो। तो आप समझो बेटा, क्वेश्चन को देख के मत डरो, क्या पता देख के ना डरो करके डर जाओ। मतलब क्या, तो इसलिए परफॉर्म करोगे अपने आप चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। ठीक है, आ जाओ। अच्छा सवाल है, वेक्टर फॉर्म में करेंगे ऐसे सवालों को। यहां मैं आपको ये क्वेश्चन लाया हूं ये सिखाने के लिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेक्टर फॉर्म में हो तो एरिया को भी वेक्टर फॉर्म में लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। समझाता हूं कैसे। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 8 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम। सही है, सही है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया। आपको एरिया दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया वेक्टर फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन एरिया कहां पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। अब अगर आप समझते हैं तो ये एक्स है और ये वाई है। अब अगर एरिया एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में होगा। ट्रू या फॉल्स? मन में बोल दो, जहां भी बैठो जोर से बोलो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एरिया ऐसे पड़ा हुआ एक्स वाई प्लेन में। अब एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, तो इधर या उधर, अभी के लिए इधर। अब इधर अगर मेरे पास एरिया वेक्टर है, इधर अगर मेरे पास एरिया वेक्टर है, तो ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस में अगर मेरे पास एरिया वेक्टर आएगा तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 100। जेड एक्सिस के लिए कौन होता है, के कैप मीटर स्क्वायर। 100 के कैप मीटर स्क्वायर। इतना समझे? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी, लेकिन एरिया नहीं दे रखा था, बट इतना बता रखा था कि वो एक्स वाई प्लेन में है। अब अगर वो एक्स वाई, ये बोर्ड एक्स है और वाई है, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर आ गया। अब अगर ऐसा है तो मैंने प्लस में क्यों लिया, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट प्लस में स्मॉलर एंगल बनेगा। अब फ्लक्स का सीधा फॉर्मूला, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आई को आई के साथ, आई यहां पे है नहीं, जे को जे के साथ, जे यहां पे है नहीं, तो के को के के साथ करेंगे। तो 3 इंटू में 100, मैं लिख देता हूं 3 इंटू में 100 करेंगे। 3 इंटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन तो वैसे भी नहीं आनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी कराया जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, उनके बीच का एंगल निकाल के। बहुत लंबा मेथड है, आप सबको पता है ना। फॉर्मूला तो एक और भी है हमारे पास, ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये बहुत सिंपल है क्योंकि हमने दोनों को वेक्टर फॉर्म में कर दिया। डॉट प्रोडक्ट का नियम है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ करते हैं। वहां आई जे है नहीं तो सीधा के को के साथ किया, आसान है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल अगर आपको याद आ रहा हो तो NCERT में भी ऐसा एक सवाल है और ये CBSE में भी देखो बोर्ड में आ रखा है। बट इस सवाल में और पीछे जो हमने सवाल किया उसमें क्या अलग है। इस सवाल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। बाकी भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इस वाले से फ्लक्स अंदर जाएगा और इस वाले से फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है ना, यानी एक का फ्लक्स पॉजिटिव में होगा और एक का फ्लक्स नेगेटिव में होगा। एंगल के रिस्पेक्ट से भी बात कर लेंगे। आओ पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर एज शोन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स डायरेक्शन में है, वाई जेड में नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रही है और वो भी कितनी जा रही है, आंसर है अल्फा एक्स। अल्फा एक्स। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है भाई? तो आंसर है नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज एक्स के साथ ये वेरी करेगी। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो टोटल फ्लक्स में जीरो कर देता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यूनिफॉर्म होती मैं टोटल फ्लक्स जीरो कर देता। क्यों? बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती जितना फ्लक्स आता उतना चला भी जाता, तो फिर तो ये न्यूमेरिकल कुछ बनता ही ना, जीरो हो जाता। बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना आ रहा है उतना निकल भी जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं,
इस वाले पार्ट को नाम दे रहा हूं, इस वाले सरफेस को नाम दे रहा हूं फर्स्ट और इस वाले को नाम दे रहा हूं सेकंड। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, तो इधर एरिया वेक्टर होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री फर्स्ट वाले के लिए, ध्यान रखना। तो पहले मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं फर्स्ट वाले के लिए, थोड़ा एग्जाम में अंग्रेजी लिख देना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस इतना, है ना। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई एस कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है, अल्फा एक्स है, और एरिया क्या होगा, इसकी जो भी साइड है उसका स्क्वायर, इसकी जो भी साइड है, लेट्स से ए इसकी साइड है उसका स्क्वायर, और कॉस कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉस कितना आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे अल्फा और जो एक्स है, एक्स का मतलब है इसकी दूरी, वो भी 0.1 है, यानी x की जो वैल्यू है वो भी 0.1 है। x मतलब कितना दूरी पे आप काम कर रहे हो, तो ये वाला सरफेस 0.1 मीटर की दूरी पे, और a स्क्वायर मतलब इसका एरिया, इसकी साइड भी 0.1 ही है, तो यहां पे 0.1 का ही स्क्वायर आ जाएगा, और cos 180 की वैल्यू -1। अब यहां पे 10 की पावर -1, यहां पे 10 की -2, तो आ गया अल्फा इंटू में 10 की पावर -3, और क्योंकि माइनस है तो आगे माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास फ्लक्स पहले वाली साइड का आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। चलो मन में एक क्वेश्चन पूछता हूं, मन में आंसर देना। जो सेकंड वाला सरफेस है, जो सेकंड वाला सरफेस है, क्या उसके लिए भी फ्लक्स सेम आएगा या अलग आएगा? अलग आएगा। सेम तब आता जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यहां पे वो एक्स के साथ वेरी कर रही है, इसके लिए जो एक्स होगा वो 0.1 0.1 0.2 हो जाएगा। ये वाला जो सरफेस है वो ओरिजिन से 0.1 और 0.1 0.2 दूरी पे बैठा हुआ है। अब अगर वो 0.2 दूरी पे बैठा हुआ है तो यहां के लिए, इधर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगी। तो आओ सेकेंड वाले सरफेस के लिए अब हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होगा ई एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अल्फा एक्स है, एरिया फिर से ए स्क्वायर है, लेकिन इस बार थीटा जो लिया जाएगा वो 0 डिग्री लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा है बाद में डाल देंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू इस बार 0.2 है। इसके लिए x की वैल्यू 0.1 थी और उसके लिए 0.1 0.1 0.2 है, लेकिन एरिया तो हमारे पास वही 0.1 का स्क्वायर होगा, और cos 0 1 होता है। तो यहां पे मेरे पास आ गया अल्फा इंटू में 2 और इंटू में 10 की पावर -3, तो आएगा ही। यहां पे बस ये आया था, यूनिट वही रहेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो φ1 प्लस φ2 करेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक पहले से हम माइनस ले चुके हैं, तो हम ओवरऑल तो ऐड ही करेंगे। तो यहां मेरे पास आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू में 10 की पावर -3 प्लस 2 अल्फा इंटू में 10 की पावर -3। अब यहां पे अगर हम लोग 10 की पावर -3 कॉमन लेते हैं तो इंटू में अल्फा बच जाता है, हमारे पास इंटू में अल्फा बच जाता है, तो हमारे पास आ गया अल्फा इंटू में 10 की पावर -3। अब लास्ट में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा हमारे पास 400 है, तो 400 इंटू में 10 की पावर -3 विच मीन्स 0.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। प्यारा सवाल है। अब सेकेंड पार्ट में ऑब्वियस सी बात है चार्ज बोला ही होगा, तो फ्लक्स पढ़ लेते हैं, बाकी यही बोलते हैं इसको, हाँ ऐसे क्वेश्चन में यही बोलते हैं। अब अगर फ्लक्स आ गया है तो गॉस थ्योरम के साथ से Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से अगर आपको Q निकालना है तो फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट, फाई आपके पास 0.4 आ चुका है, एप्सिलॉन अगेन 8.85 इंटू में 10 की पावर -12, तो इतना कूलम हमारे पास चार्ज आ गया। डन है क्या? क्वेश्चन देख लो, आंसर पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो, आंसर पढ़ लो, डन डन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब देखो क्या होगा यार, आप इसको देख के डर जाओगे, बस वही तो नहीं होना है, वही तो नहीं होना है। इसको देख के डरना थोड़ी है, इसको देख के डरना थोड़ी है। आप अगर मैं इसको यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जेन्युइनली स्पीकिंग साइकोलॉजी के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि जेई के सवाल मुश्किल नहीं आते, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं कह रहा हूं ये वाला सवाल मुश्किल नहीं है,
ये वाला सवाल सीबीएसई में भी आ सकता है। द ओनली पॉइंट इज कि अगर मैं नोटिस किया, अगर मैं ये लिख देता हूं तो बहुत सारे बच्चे पहले ही हार मान जाते हैं या ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं सीबीएसई में जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। बट इस साल आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इस साल सवाल थोड़े से अटके पटके आ रहे हैं, ध्यान रखना। तो और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है, अगर आपने ढंग से समझा, इसका डायग्राम वायग्राम बनाया, तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी देर लग सकती है आराम से। देखो, two similar balls, each having mass m and charge q, are hung from a silk thread of length l. प्रूव करो कि जो उनके बीच में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट फोर्स वगैरह सब जीरो हो जाती है, उनके बीच में जो सेपरेशन है x, वो क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर 1/3 है, व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल विद वर्टिकल। सबसे पहले यहां पे डायग्राम जरूरी है, क्योंकि सारा खेल यहां पे डायग्राम का रहने वाला है। ठीक है, अब अगर यहां पे अगर आप समझो तो क्या हुआ, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, दो बॉल्स को यहां पे टंगाया, एक बॉल यहां टंगाई, मतलब एक्चुअली टंगाई तो ऐसी थी, लेकिन क्योंकि दो बॉल्स पे सिमिलर चार्ज था तो वो रिपेल होके आ गए। कैसे रिपेल होके आ गए मैं आपको बताता हूं। वो दो बॉल्स आपस में रिपेल होके कुछ ऐसे आ गए। अभी के लिए डायग्राम ये, हाँ सही है, ठीक है, रिपेल होके ऐसे आ गए, यानी कि यहां पे हमारे पास एक बॉल है और यहां पे हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। ये दोनों ऐसे थी, लेकिन इन पे हमने सेम चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, तो ये रिपेल हुई और रिपेल होके ऐसे आ गई, जिसकी वजह से इन्होंने बोल रखा है कि ये वर्टिकल के साथ एक स्मॉल एंगल बना रहे हैं। यानी आपको मान के चलना है कि ये जो स्मॉल इनके बीच का जो एंगल है बहुत छोटा एंगल है। अभी के लिए ये पूरे एंगल को आप थीटा थीटा मान सकते हो, ये वाला एंगल थीटा मान लो, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो टोटल एंगल 2 थीटा हो जाएगा। ये दोनों एंगल बहुत छोटे, छोटे क्यों बोल रखा है इसका मैं आपको रीजन दूंगा, अभी ये काम आएगा। अब यहां पे इसकी जो लंबाई है एल है, इसकी जो लंबाई है एल है, ठीक 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 है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये एक्स है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये एक्स है। अब अगर ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस x/2 और ये वाला डिस्टेंस x/2 होगा। अब यहां पे थोड़ी सी आपको 11th क्लास की पढ़ाई लगानी होगी। क्या पढ़ाई लगानी होगी, क्या इस पे, क्योंकि आपको सबको दिख रहा होगा कि इस पूरे फॉर्मूले में मास भी है, यानी कि इसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रखना होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। अब इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है भैया, आप सबको पता है mg लग रहा होता है, इस पे नीचे की तरफ लग रहा होता है mg। अब इस mg के हम दो टुकड़े कर देंगे, है ना, एक टुकड़ा हम ये कर देंगे और एक टुकड़ा हम ये कर देंगे, हमने 11th क्लास में भी किया हुआ है। इसके दो कंपोनेंट्स बांट देंगे। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। थीटा के साथ वाला कौन होता है, कॉस थीटा, तो ये फोर्स mg कॉस थीटा हो जाएगी, जो कि टेंशन फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगी 11th क्लास। और इसे ऑसिलेट, अगर ये ना होता तो इसे ऑसिलेट कौन करवा रहा होता, mg साइन थीटा। सेम इस पे अगर mg साइन थीटा, तो सेम खेल इस पे भी हो रहा होगा, किसी भी एक बॉडी पे कर लो, आप उस पे भी कर सकते हो, आप इस पे भी कर सकते हो, किसी एक पे करेंगे, ठीक है। बट क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो mg साइन थीटा को मैं mg थीटा भी लिख सकता हूं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे इतना बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, पहली बात तो टेंशन किसे काट देगी, mg cos थीटा को, तो उसको छोड़ दो। ये दोनों एक दूसरे से दूर क्यों है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, और इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg sin थीटा। तो अगर इन्हें इक्विलिब्रियम में रहना है, बहुत ध्यान सुनना, फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इन्हें इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये टोटल जो हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है mg sin थीटा, इसके बराबर होगी। अगर mg sin थीटा बड़ा होता तो ये और आगे आते, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होती तो ये रिपेल होते, बट ये रुक गए हैं यहाँ, जिसका मतलब है mg sin थीटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में बराबर होंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2, क्योंकि दोनों के लिए Q ही है, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन, वो लगभग सेम है, बिकॉज एंगल बहुत छोटा है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये जो कर्व डिस्टेंस है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें, तो हम इसको एक्स स्क्वायर ही लेंगे। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। अब ये जो एक्सेलरेटिंग फोर्स जो इसको एक्सेलरेट करती, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होता, तो वो mg sin थीटा होता।
mg साइन थीटा होता। ठीक है, अब क्या क्या चीजों में बदलाव ला रहा हूं देखो। अब यहां पे मेरे पास क्योंकि आंसर में 4 पाई वगैरह है वो हम बाद में खोल लेंगे, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो मैं साइन थीटा की जगह थीटा भी लिख सकता हूं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे ब्रैकेट में रीजन लिख देना। ठीक है, अब आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ गया मेरे पास एम जी। अब थीटा क्या होता है? थीटा होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क ये है x/2 और रेडियस इसके लिए l है, तो आर्क हो गया मेरे पास x/2 और रेडियस मेरे पास l है। थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। मैं चाहे यहां पे लिख देता हूं, थीटा का फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाया है आर्क अपॉन में रेडियस। बस अब आपको मैथ्स लगानी है और x निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले x को उधर ले जाओ, तो यहां पे मेरे पास क्या बच गया, के क्यू स्क्वायर, और ऊपर ले जाओ 2l। ठीक है, और इधर ले जाओ आप कौन, एम जी। एक्स पहले ही था और नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे के को खोल दो, तो क्यू स्क्वायर 2l अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया मेरे पास एम जी एक्स क्यूब। यहां पे ये कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर बाय एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और ये मेरे पास आ गया एक्स क्यूब। शायद मुझे ये प्रूफ करना था कि क्यू, अरे 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 एक सेकंड, क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 2, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, ये यहां से जो क्यूब है वो उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी और इसकी पावर 1/3। कमाल का सवाल, कमाल का सवाल है, बहुत ही क्रेजी सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। डन है, पक्की बात। मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज कर लो अच्छे से बेटा, और कोई जल्दबाजी मत करो, बिकॉज आगे के सवाल और अच्छे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो, कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल एक्चुअली में दो कंसेप्ट को आपस में मिलाता है, और वो दो कंसेप्ट हैं, एक स्ट्रेट वायर और एक डायपोल। आई होप आपको डायग्राम में दिख रहा हो, बाकी क्वेश्चन पढ़ते मैं हाईलाइट कर दूंगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस प्लस माइनस 2 इंटू में 10 की पावर -8। तो यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मिलीमीटर का है। अच्छा, separated by distance of 2 millimeter. It is placed near a long line charge of density, आपको लैम्डा दे रखा है क्योंकि कूलम पर मीटर है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है 4 इंटू में 10 की पावर -4 एज शोन इन द फिगर, सच दैट द नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो इससे कितनी दूरी पे बैठा हुआ है, 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कितनी फोर्स जो है वो लग रही होगी। अब ये तो कॉमन सेंस है कि अगर ये प्लस चार्ज है तो माइनस वाले को वो खींच रहा होगा और प्लस वाले को वो रिपेल कर रहा होगा। तो जो भी वायर इस पे फोर्स लगाएगी और जो भी वायर इस पे फोर्स लगाएगी वो आपस में माइनस होगी, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सुनो प्लान, सुनो प्लान ये है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं इस वायर के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, फिर मैं इस वायर के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो कहीं ना कहीं फोर्स भी आ जाएगी, या मैं सिंगल स्टेप में भी काम कर सकता हूं। कैसे? देखो, आप सब जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू में E होता है। ठीक है, अब अगर फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू में E होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जिसका आसान वर्जन अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था 2 लैम्डा के बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 लैम्डा के बाय आर। अगर आपको याद हो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेरिवेशन से लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आया था। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया था, जिसके वजह से 2 अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि के हो गया था, लैम्डा अपॉन में आर बच गया था, है ना। तो ये फॉर्मूला हम सीधा यूज करेंगे एक वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कितनी फोर्स लग रही होगी माइनस क्यू वाले चार्ज पे, तो Q इंटू में 2 इंटू में लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू में 10 की पावर -4 है, और K हमारे पास 9 इंटू में 10 की पावर 9 है। अपॉन में R कितना है, तो ये दूरी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 इंटू में 10 की पावर -2।
यहां से आपको माइनस क्यू पे फोर्स मिल जाएगी। ठीक है यार, देखो कुछ कुछ की कैलकुलेशन मैं छोड़ूंगा अभी, आप प्लीज करना, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम यहाँ पे मैथ्स करने नहीं आए, समझो। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का अगले पार्ट का आंसर उससे रिलेट होगा तो मैं फिर भी उसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन प्लीज आप समझना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू वाले के लिए फोर्स कैलकुलेट करता हूँ, सॉरी प्लस क्यू वाले के लिए फोर्स कैलकुलेट करता हूं, तो सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। क्यू 2 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -4 इंटू में 9 इंटू में 10 की पावर 9। बस फर्क क्या होगा कि जो डिस्टेंस है इस बार 2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर उसमें ऐड हो गया, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर मतलब ऑब्वियस सी बात है 0.2 सेंटीमीटर, तो 2.2 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 इंटू में 10 के -2 के बजाय 2.2 इंटू में 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसको मैं लाल रंग से मार्क करता हूं ताकि आप इस पे थोड़ा ध्यान दें भैया, ठीक है ना। हाँ, अब ये दोनों की फोर्स ऑब्वियस बात है इक्वल और अपोजिट होगी, तो नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एफ जो प्लस क्यू वाले के लिए आई है उसमें से माइनस करूंगा माइनस क्यू वाले के लिए। या फिर अगर आपको ऐसे करने की आदत नहीं है तो आप ठीक है ऐसे करने की आदत डाल लो कि ये वाला चार्ज माइनस का होगा, ये वाला चार्ज प्लस का होगा, और आप दोनों की फोर्स को ऐड करोगे, बात एक ही है। फाइनली दोनों की फोर्स माइनस होनी चाहिए। डन है। तो हमने क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला लगाया Q इंटू में E। अब चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है इसका है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पैदा कर रहा है। अब स्ट्रेट वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है उसका फॉर्मूला 2 लैम्डा K बाय R होता है। सारी वैल्यू पुट करें, इसके लिए R 2 सेंटीमीटर है, इसके लिए R 2.2 सेंटीमीटर है, बिकॉज 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा है। तो वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास दोनों को ऐड किया, ऐड मतलब ओवरऑल दोनों माइनस होंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सारी चीजें तो कॉमन ही आ गई इनमें। ठीक है, कर लो कैलकुलेशन, पक्की बात है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आसान सवाल है, डायग्राम देख के कंफ्यूज मत होना, इजी क्वेश्चन है। फिगर शोज 5 चार्ज्ड लम्प्स ऑफ प्लास्टिक एंड एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन। अगर आप पेड बैच के बच्चे हैं तो मैंने पेड बैच में यह वाला सवाल कराया हुआ है। ऑल्दो मैं कोशिश करता हूं कि पेड बैच में और यूट्यूब पे मैं अलग सवाल कराऊं, अभी तक तो मैंने ऐसे कोशिश की है देखो, लेकिन 2-4 सवाल तो सेम कराने पड़ेंगे। मैं इसलिए करवाता हूं ताकि पेड बैच वाले बच्चों को भी नए क्वेश्चंस यूट्यूब के थ्रू देखने को मिल जाए। Figure shows 5 charged lumps of plastic and an electrically neutral coin. The cross section of Gaussian surface S is indicated. ये हमारे पास Gaussian surface है. What is the net electric flux through the surface? आपको सारे चार्जेस की वैल्यू गिवन है। अब आप सबको गॉस थ्योरम के हिसाब से पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम जी के हिसाब से आप सबको पता है कि भाई जो नेट फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कौन सा है, ये वाला चार्ज तो लेंगे नहीं, ये वाला चार्ज तो लेंगे नहीं। अगर डायग्राम आपके लिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, बाकी सब चार्जेस तो बाहर है। और जो सिक्का है 1 रुपए का, इंडिया का 1 रुपए, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 रुपए का सिक्का आ जाए, यहाँ 1 रुपए के 5 सिक्के आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो नेट चार्ज अंदर कौन कौन है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 और Q5 अंदर है नहीं, तो कोई काम नहीं है। तो इधर हमारे पास, सॉरी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 अपॉन में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब Q1 हमारे पास कितने का है, 3.1 नैनो कूलम, प्लस Q2 कितना है हमारे पास, -5.9 नैनो कूलम, और Q3 हमारे पास कितना है, अगेन -3.1, और अपॉन में हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q3 माइनस का था, Q1 प्लस का था, ये तो लेकिन इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो गए, तो Q2 की वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी, ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -5.9 इंटू में 10 की पावर -9, और नीचे आ गया 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। इसकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। देखो अगर मुझे वीडियो को आसान करना होता तो मैं MCQ लेके आता, टिक मार के आगे बढ़ता आसान वाले, लेकिन मुझे आसान सवाल से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आप प्रोसेस को समझो। क्या यही सवाल आपके एग्जाम में मिलेगा, ना के बराबर चांसेस है यार, बट ऐसे सवाल मिल सकते हैं जिसमें एक सिक्के की बजाय एक डायपोल डाल दिया। अब एक डायपोल डाल दिया, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। अब डायपोल डाला होगा
तो वो भी तो सिक्के जैसा न्यूट्रल ही हो गया, बिकॉज टोटल प्लस चार्ज माइनस चार्ज बराबर है। तो फ्लो को समझो, वही कह रहा हूं, फ्लो को समझो, है ना। आ जाओ देखो, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल चार्ज डेंसिटीज 26.4 इंटू में 10 की पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स। अब अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि सेकंड चैप्टर में हमने कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था। तो वैसे तो आप सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूं कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी होती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों हमारे लिए ऐड होते थे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन सेम थी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास आ गया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी? सिग्मा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 26.4 इंटू में 10 की पावर -12, 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। ये तो कैंसिल। अब मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है कि 3 पे कट जाएगा? ये देखो ऑब्वियस बात है, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि 10 की पावर तो कट ही गई। अब यहां पे ये 1.5 भी नहीं आ रहा है, 8 इंटू में ऑब्वियस बात है आंसर ये है, मतलब बिकॉज वैसे ही फीलिंग आई गई थी, क्योंकि 8 इंटू में 3 24 होता है, तो 8.5 से कुछ 6 पॉइंट, इन शॉर्ट 3 न्यूटन पर कूलम इज द आंसर, ठीक है ना। आंसर इज 3 न्यूटन पर कूलम। अब मैं सारे सवाल ऐसे भी लेके आ सकता था आसान करने के लिए, बट ये अच्छा है सवाल, मतलब इसमें दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सैंपल पेपर में दिया गया, तो इसलिए बस ले आया। आओ अब देखो, अब ये सवाल देखो कितना प्यारा है, मेडिकल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, देखो आप, बट है बहुत आसान। क्वेश्चन को पढ़ के डरने वाले बच्चों के लिए सवाल लाया हूं, बिकॉज इस क्वेश्चन को पढ़ के, इसके भाषा को पढ़ के, इसके डायग्राम को देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आंसर बड़ा आसान है, देखो, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, ये एक स्क्वायर सरफेस की साइड एल है, इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि ये ऐसे पड़ा हुआ, ये स्क्वायर ऐसे पड़ा हुआ, ये स्क्वायर है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऐसा यूनिट्स में है, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, जो भी कह लो, ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी अगर ये हमारे पास स्क्वायर है तो यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यानी कि समझो, अगर अगर ये मेरे पास स्क्वायर है, जैसे ये मेरे पास स्क्वायर है, ये मेरे पास स्क्वायर है, ये तो दिख नहीं रहा, ब्लैक पे ब्लैक व्हाइट ले लेते हैं, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक स्क्वायर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको चीरेगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब चीरती जब ये ऐसे पड़ा होता और ये ऐसे जा रही होती, या ये ऐसे जा रही होती, लेकिन ऐसे पड़ा हुआ है स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। ओरली समझें तो भी हमें पता है कि कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चीर ही नहीं रही है। और अगर आप मैथमेटिकली जानना चाहते हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। अब ई जो भी हो, एस एरिया इसका एल स्क्वायर होगा, बिकॉज की साइड एल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और अगर स्क्वायर ऐसे पड़ा हुआ तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, cos 90 हो गया। cos 90 वैसे भी जीरो होता है यार, तो ओरली भी आंसर जीरो आ गया था, बिकॉज फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको चीरते हुए जाएंगी, जा ही नहीं रही है ना, चीर ही नहीं रही है ना, सिंपल है। चलो आओ, यहां पे अच्छा सवाल ये क्यों बन जाता है, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, कहा था उसकी डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रिजल्ट है। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाई डी एक्स, याद है? और मैंने आपको बताया था कि भैया यहां जो माइनस साइन है उसकी बहुत कीमत है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल गिरता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल गिरता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल कम होगा, है ना भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बी पॉइंट है, ये सी है। पैरेलली जाने से, मतलब परपेंडिकुलरली जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर यहां पे मान लो एक और पॉइंट होता एग्जैक्टली इसके ऊपर, जो कि डी पॉइंट होता, तो डी और सी दोनों का पोटेंशियल सेम होता, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से। लेकिन बी, सी और ए सब अलग अलग पॉइंट पे हैं, तो ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है
वो किस पे सबसे ज्यादा, किस पे सबसे कम, मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। डायग्राम के हिसाब से सबसे ज्यादा पोटेंशियल बी का होना चाहिए, फिर सी का, और सबसे कम ए का होना चाहिए, बिकॉज ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे आगे, तो सबसे कम पोटेंशियल होगा। मैक्सिमम एट ए, मैक्सिमम एट बी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम एट सी गलत है, तो सी आंसर सही हो जाता है। डन है, प्यारा सवाल है, देखो अच्छा सवाल है। आओ अगले सवाल पे आते हैं। थोड़ा सा मेहनत मांगेगा ये सवाल, आओ पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे आपके बड़ा ही प्यारा एक कंसेप्ट पूरा होगा। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ का अपने आप में बड़ा प्यारा इस्तेमाल। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड रिस्पेक्ट, माइनस क्यू था यहां, माइनस क्यू था यहां। क्वेश्चन तो मैंने खुद डाला है तो मुझे याद है, यहां पे माइनस क्यू था। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। ठीक है, यानी कि केस 1 में जब एक पे चार्ज प्लस Q है, एक पे चार्ज माइनस Q है, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो F है। यानी पहले वाले पे चार्ज प्लस Q है और दूसरे वाले पे चार्ज माइनस Q है, तो उनके बीच में फोर्स F है। तो F का फॉर्मूला क्या होगा कि Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर, यानी फोर्स आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस की। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आ गई। ठीक है, डन। अब क्या कह रहे हैं, इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, अगर हमने 75% चार्ज ए का बी को दे दिया, ध्यान रहे ए पे चार्ज पॉजिटिव है और बी पे चार्ज नेगेटिव है, तो जब 25% ए का चार्ज बी पे जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन करेगा। जब 25% चार्ज ए का बी पे जाएगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कि 25% होता कितना है। केस 2 में सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि 25% चार्ज होता कितना है। तो आंसर है, ऑब्वियस बात है, क्यू का 25% हो गया 0.25 0.25। तो अगर ऐसा है तो Q1 वाला चार्ज कितना हो जाएगा, उस पे चार्ज Q था, उसमें से 25% यानी कि 0.25 Q निकाल लिया गया है। तो इस पे जो चार्ज बचा है वो बचा है 0.75 Q, इतना समझो। जो Q1 पे चार्ज बचा है वो बचा है 0.75 Q, जिसको आप चाहो तो 3/4 भी लिख सकते हो, 3/4 Q भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इसी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब केस सेकंड में सेकंड पे चार्ज होगा वो कितना है, उस पे पहले से ही चार्ज माइनस Q था, आपने उसको 25% यानी 0.25 पॉजिटिव का चार्ज दे दिया, जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर उसको न्यूट्रलाइज करेगा तो उस पर माइनस 0.75 क्यू बच जाएगा, माइनस 0.75 क्यू बच जाएगा, जिसका मतलब है Q2 जो हो जाएगा वो अगेन -3/4 क्यू हो जाएगा, -3/4 क्यू हो जाएगा। ये समझो उस पर माइनस का चार्ज था, 25% उस पर प्लस का आ गया, तो उस पर 75% माइनस का बचेगा, दैट इज 0.75 क्यू। अब जो नई वाली फोर्स होगी, आओ उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत पीला पीला हो गया है। आओ, अब जो नई वाली फोर्स होगी वो क्या होगी कि नया वाला चार्ज Q1 का जो कि 3/4 क्यू है और उसका है -3/4 क्यू, अपॉन में डिस्टेंस तो ऑब्वियसली बात है सेम है, तो नई वाली फोर्स में ये बाहर आ जाएगा 3/4 यानी कि 9/16, अंदर क्या बच जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या निकालना था, नई वाली फोर्स निकालनी थी। तो नई वाली फोर्स 19/16 टाइम्स 9/16 टाइम्स पुराने वाली फोर्स हो जाएगी। क्या बढ़िया, क्या लाजवाब, क्या जो भी कह लो सवाल है, कितना प्यारा, सिंपल, क्यूट, लेकिन एक कितना इफेक्टिव सवाल है। ये बात अगर आपने ध्यान नहीं रखी कि अगर माइनस वाले से प्लस पे चार्ज जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज करेगा, ओवरऑल बढ़ेगा नहीं। यहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, इसका चार्ज 0.75 करके उसका 1.25 कर देते हैं, बट वो माइनस का। हाँ, अगर दोनों चार्ज प्लस के होते तो ऐसा होता कि एक का 0.75
और एक का 1.25 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल। हाँ चलिए चलिए चलिए, डन। 3 points A, B, C lie in the uniform electric field E of 5 into में 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड? 5 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ओके ओके, आपको ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान सुनना। करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कि आपका इनिशियल और आपका फाइनल पॉइंट क्या। तो चाहे आप ए से सी जाना चाहते हो, तो चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे आप ऐसे घूम के जाओ, सेम आंसर आना चाहिए। अब अगर आप इस पाथ से जाओगे तो एक कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आप टेढ़ा जा रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे जाओगे तो बहुत मजा आएगा। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ए से सी में नापना है, तो क्या बेसिकली मुझे ए से बी और फिर बी से सी नापना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बी से सी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा ही नहीं, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा पॉइंट। अब अगर बी से सी में कोई पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आएगा, तो चाहे आप ए से सी जाओ, चाहे आप ए से बी जाओ, इट विल बी द सेम थिंग। आई रिपीट, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, जो कि बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी प्लस 0, क्योंकि बी से सी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं, तो कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए सी में निकालना है, तो आपको बेसिकली ए बी में निकालना है। अब आप सबको याद होना है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास माइनस वी बाय एक्स आया था, तो यहां से v का फॉर्मूला माइनस ई एक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में 5 इंटू में 10 की पावर 3 दे रखी है, और x जो है यानी a से लेके b तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे हल्की सी स्टेटमेंट लिख के प्लीज इसको सॉल्व भी करके दिखा देना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये भी दिखा देना कहीं पे आप आंसर में कि जो ए बी है वो अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5 4 माइनस 20 और एक 2 बच जाएगा, तो इतना वोल्ट माइनस 200 वोल्ट आ जाएगा। सर माइनस क्यों आया? पहली बात तो माइनस साइन है, दूसरी बात फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हो, अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हो तो पोटेंशियल गिरता है। तो आप ए से सी जा रहे हो, तो आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो, तो पोटेंशियल गिरेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आएगा। हाँ, अगर आप सी से ए जाते तो प्लस में आ जाता। सिंपल प्यारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, आ जाओ। Three charges minus q plus q and minus q again are placed at equal distances on a straight line, ठीक है। ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये हमारे पास प्लस क्यू है, और ये हमारे पास माइनस क्यू है। इनको इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया है। कोई डिस्टेंस बोल रखा है? नहीं। तो लेट अस से ये वाला डिस्टेंस r है, तो फिर ये वाला डिस्टेंस भी r हो जाएगा। डन है, डन है, डन है, ठीक है। On a straight line, if the potential energy of the system of three charges is zero, अगर इन तीनों का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, इन तीनों को यहां लाने में जो टोटल एनर्जी खर्च हुई वो जीरो है, तो आपको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो सॉर्टेड है कैसे। पहले वाले चार्ज को लाने में जो एनर्जी लगी वो U1 है, दूसरे वाले चार्ज को लाने में जो लगी वो U2 है, और तीसरे वाले चार्ज को लाने में जो लगी वो U3 है। इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए। सॉर्टेड।
पहले वाले चार्ज को लाओगे तो ये अकेला बैठा होगा, वन शॉट अगर देखा है अकेला बैठा हुआ है, कोई है ही नहीं, तो इसको लाने के लिए एनर्जी 0 लगी होगी। जब इसको लाए होगे तो यहाँ पे ये वाला चार्ज बैठा होगा और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया के क्यू माइनस क्यू अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस आर, के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, लेकिन जब आप ये वाला चार्ज लाए होगे, ये वाला चार्ज लाए होगे, तो यहां पे ये वाला चार्ज भी बैठा होगा और ये भी बैठा होगा। तो इस केस में जो एनर्जी आएगी वो आएगी के, इसके प्रेजेंस में आ गया क्यू माइनस क्यू बाय आर, लेकिन ये भी तो बैठा होगा, तो इसके प्रेजेंस में लाओगे तो के क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाय 2r, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2r है। समझ गए? ये वाला चार्ज लाए 0, ये लाए तो ये बैठा हुआ था यहाँ पे, और जब ये लाए तो ये दोनों बैठे हुए थे, इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी लगा लेते हैं मैथ्स। मैथ्स अगर लगा ले हम, तो यहां पे हमारे पास ये और ये तो सिमिलर है, ये तो सिमिलर है, तो क्या आ गया 2 माइनस एक्चुअली माइनस 2 के क्यू क्यू बाय आर, और यहां आ जाता है मेरे पास प्लस में के क्यू स्क्वायर बाय 2r इज इक्वल टू 0। अब जो जो कॉमन आ रहा है उसको लेके उड़ा दो। मेरे हिसाब से इसमें k कॉमन आ रहा है, q कॉमन आ रहा है और एक r कॉमन आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहां बच जाएगा मेरे पास -2, एक बच जाएगा q, ठीक है, और यहां मेरे पास बच जाएगा एक q और नीचे बच जाएगा 2। ठीक है, चलिए डन है। हाँ, अब ये तो चला गया 0 हो गया, तो -2q इज इक्वल टू -q बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अगर आपको q बाय q का रेशो निकालना था तो वो 1:4 आ जाएगा। ओरे बाप रे बाप, प्यारा सवाल। यही सेम सवाल एमसीक्यू में भी आ सकता है, यही सेम सवाल एमसीक्यू में आ सकता है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसको लाने में 0 थी तो इस वाले को उल्टा भी कर सकते हो आप, इसको ले आओ, पहले इसको ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, किसी को भी पहले ले आओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये लाए हो तो 0, ये लाए हो तो इसके प्रेजेंस में ये वाला आ गया, और ये लाए हो तो इसके प्रेजेंस में दोनों थे तो दोनों ऐड होंगे। बाकी तो मैथ्स है। डन है? अरे बढ़िया। क्या? चलो अगले सवाल पे आओ। ये बात हुई ना, कैपेसिटेंस का वेट कर रहे थे ना तुम, झूठ मत बोलो, कर रहे थे ना। लो कैपेसिटेंस आ गया, वेट कर रहे थे ना तुम, आ जाओ। चलो कैपेसिटेंस के ऊपर अब लगातार काफी सवाल आएंगे मेरे हिसाब से। ये भी कैपेसिटेंस के ऊपर है, ये भी कैपेसिटेंस, तो मुझे लग रहा है काफी सवाल कैपेसिटेंस के ऊपर है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये भी थोड़ा सा अलग हो गया, फिर कैपेसिटेंस। तो अब कैपेसिटेंस के ऊपर काफी सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने कैपेसिटेंस के ऊपर अभी आपकी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पकड़नी है तो वीडियो को यहीं पॉज करके सारे फॉर्मूले पक्के कर लो, खासकर सीरीज, पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे क्या होता है, बिकॉज अब उनका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना पढ़ लो, फिर आगे बढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये जो सवाल है हमारे पास, अगेन ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, आप समझते हैं। ऐसे सवाल ना आजकल बहुत आते हैं, इसमें केस 1 में उन्होंने कुछ किया हो, केस 2 में उन्होंने कुछ किया हो, जैसे अभी हमने ये वाला सवाल किया, इसमें उन्होंने केस 1 में कुछ किया, केस 2 में कुछ किया, फिर उसमें रिलेशन कुछ, तो ऐसे सवाल काफी आते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, है ना। यानी कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें नहीं पता है, और उसका जो वोल्ट उसके अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल वो V है। अ चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकूलम इज स्टोर्ड इन दिस केस, यानी पहले वाले केस में जो उसने चार्ज को अपने अंदर स्टोर किया है वो 120 माइक्रोकूलम है। When the potential across the capacitor is reduced by 40, अच्छा इस वाले केस में जो पोटेंशियल लगाया गया था वो V था, और ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस C होगा। फिर केस 2 में क्या किया गया कि जो पोटेंशियल है उसको 40 कम कर दिया गया, रिड्यूस्ड बाय 40, यानी कि V -40 कर दिया गया। तो जो उसने चार्ज स्टोर किया वो 40 माइक्रोकूलम हो गया, यानी अब जो उसने चार्ज स्टोर किया वो 40 माइक्रोकूलम हो गया। लेकिन इतना तो शायद आप सबको समझ में आता होगा कि कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा, कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, बिकॉज कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, वो तो डायमेंशंस और मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैलकुलेट V एंड द अननोन कैपेसिटेंस। तो पहले आपको V और अननोन कैपेसिटेंस निकालना है, पहले इतना पार्ट कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, क्या ये कहना सही होगा कि भाई दोनों ही केसेस में C1 और C2 तो बराबर होंगे?
अब Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज अपॉन में पोटेंशियल होता है। तो C1 क्या हो गया, Q1 बाय V1, और C2 क्या हो गया, Q2 बाय C2, ओ V2, माय बैड, V2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो यहां पे हमारे पास आ जाता है Q1। Q1 हमारे पास 120 है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे पास V है। और Q2 हमारे पास 40 है, और ये हमारे पास V माइनस 40 है। ठीक है, इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहां हमारे पास आ जाएगा कुल मिला के 3V माइनस में 3 इंटू में 1, तो 120 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है V। सही कैलकुलेशन है क्या, 3V माइनस 120 इज इक्वल टू V। तो यहां पे अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो 3V माइनस V इज इक्वल टू 120 आ जाता है। तो V की वैल्यू हमारे पास 120 अपॉन में 2 यानी कि 60 वोल्ट आ जाता है। तो यानी जो हमने इनिशियल पोटेंशियल लगाया था वो हमारे पास 60 वोल्ट था। डन है। अब कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, किसी भी एक का इस्तेमाल कर लो। तो C1 का फॉर्मूला Q1 बाय V1 लगा सकते हैं। तो C यहां से मिल जाएगा। Q हमारे पास कितना आया था, 120, लेकिन ध्यान रहे ये माइक्रो में है भैया, और ये 60 आया है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ये माइक्रो में आएगा बिकॉज यहां तो चलो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, बट यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रो कूलम आएगा। ये हमने पहला पार्ट कर दिया। अब अगला पार्ट इसका ये है, व्हाट वुड हैव बीन द चार्ज इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज बाय, अगर हमने वोल्टेज को 40 कम करने के बजाय 40 बढ़ाया होता तो कितना चार्ज आता। तो यहां पे जो हमारे पास Q3 की ये बात कर रहे हैं, तो ये CV3 हो जाएगा क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है। अब कैपेसिटेंस तो फिक्स्ड है, कैपेसिटेंस तो फिक्स्ड है हमारे पास। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, कैपेसिटेंस निकाला था ना तो फराड आया था। ओहो, हाँ ऑब्वियस बात है, कैपेसिटेंस निकाला था तो फराड में आया था, माय बैड। इंस्टेंट रियलाइजेशन हो जाता है जब हम पूरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कैपेसिटेंस होता है Q1 बाय V1। अब Q हमारे पास 120 था, ये हमारे पास 60 था, तो 2 माइक्रो फराड आ जाएगा। सॉरी। अब अगर आपको Q3 निकालना है तो Q3 निकालने के लिए मेरे पास ये आ चुका है 2 माइक्रो फराड है, माइक्रो फराड है, और वोल्टेज 40 बड़ा है। पुरानी वाली वोल्टेज हमारे पास कितनी आई थी, 60। 60 में 40 बड़ा है, 60 में 40 बड़ा है तो 100 हो गया, तो 200 आ गया। और ये ध्यान रहे कि आपने इसको अगर माइक्रो फराड में डाला है तो ये माइक्रो कूलम हो जाएगा। आप इसको SI यूनिट में भी छोड़ सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। डन। तो केस 1 और केस 2 वाले सवाल काफी आते हैं बेटा एग्जाम में। इसमें आपको पहले वाले पार्ट में बोला गया कि भैया इतना चार्ज स्टोर हुआ इतने वोल्ट पे, फिर इतना चार्ज स्टोर हुआ अगर 40 वोल्ट कम कर दिया, लेकिन कैपेसिटेंस दोनों केस में बराबर रहेगा। तो इक्वेट किया, सॉल्व किया, V आ गया, फिर C आ गया, और फिर C1 C2 जो भी कह लो बराबर ही था। फिर उससे हमने नया वाला चार्ज भी निकाल लिया अगर वोल्टेज को 40 गुना बढ़ा देंगे तो, 40 गुना कह रहा हूं, 40 बढ़ा देंगे तो। डन है। चलो आओ, आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं तो आप थोड़ा लैंडस्केप कर लेना, बाकी मैं बताता रहूंगा आपको। सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B शोन इन द फिगर। आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है पहले, तो पहले इतना पार्ट करते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको टोटल चार्ज निकालना है ना, वो चलो हो जाएगा, लेकिन पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं। देखो नामकरण कर लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूं C1, इसको बोल देता हूं C2, इसको बोल देता हूं C3। साफ दिख रहा होगा आपको कि C1 C2 और C3 ये सीरीज में, इसको लाइन टेढ़ा करने से कुछ नहीं होता है, C1 C2 C3 सीरीज में। फिर जो आंसर आएगा, ये अगर C4 मानता हूं, ये अगर मैं C5 मानता हूं, फिर जो आंसर आएगा इनका तीनों का मिला के वो C4 और C5 के साथ पैरेलल होगा। फिर जो आंसर आएगा ऑब्वियस सी बात है वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, जिसको मैं नाम दे देता हूं C6। तो यानी C6 तो लास्ट का काम है। सबसे पहले C1 C2 C3 को अगर मैं सॉल्व करूं, C1 C2 C3 को सॉल्व करूं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, याद करो। इन तीनों को सॉल्व करके लेट से CA आएगा, ठीक है। तो C1 C2 C3। अच्छा एक बात, एक डिस्क्लेमर और, क्या मैंने यहाँ पे खुद से कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ नामकरण किया है? हाँ, मैंने इनको C1 C2 C3 नाम दिया है, जिसका मतलब है मुझे डायग्राम दोबारा से अपने आंसर शीट में बना के आना होगा।
बिकॉज उनको कैसे पता चलेगा आपने किसको C1 और किसको C2 माना है, ठीक है। तो इसलिए ये वैसे तो गिवन आता है एग्जाम में ताकि टीचर के लिए चेक करना सबके लिए आसान हो जाए, बट फिर भी अगर ना आए तो आपको डायग्राम रीड्रॉ करना होगा। ये तीनों सीरीज में आ गए, ये तीनों सीरीज में आ गए। तो 1/CA किस में आ गया भैया, 1/60, 1/60, 1/60। तो ये हमारे पास CA आ जाएगा कुल मिला के 60/3। इसको इससे काटोगे तो 20 माइक्रोफराड आ जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करके 20 आ गया। अब ये जो है वो इन तीनों के साथ पैरेलल में होगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूं लेट्स से CB, ठीक है। अब CB में जो CA आया है, यानी कि इन तीनों का जो सॉल्व करके आया वो C4 और C5 ये आपस में पैरेलल होंगे। C4 C5 आपस में पैरेलल होंगे। तो 20 + 10 + 10 तो कितना आ गया, 40 माइक्रोफराड आ गया। तो इन तीनों का मिला के 40 आ गया। अब ये जो आया और ये जो आया ये आपस में ऑब्वियस सी बात है सीरीज में हो जाएंगे। तो अगर मुझे C नेट निकालना होगा, जो कि मेरा फाइनल स्टेप है, तो ये मेरे पास जो C6 है और इसको जो सॉल्व करके CB आया है वो आपस में सीरीज होंगे। तो 1/C नेट कैसे आएगा, 1/CB जो कि इस पूरे को सॉल्व करके आया, और 1/C6 ये आपस में हो गए सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला ये लगता है। तो ये हमारे पास आया है कितना, 40, और ये भी हमारे पास कितना है 40। तो 1/40 + 1/40 तो ये ओवरऑल C नेट जो है ये हमारे पास 20 माइक्रोफराड आ जाएगा। C नेट हमारे पास 20 माइक्रोफराड आ गया, ठीक है जी। दिखने में बहुत अजीब भले लग रहा हो, बट कैलकुलेशन ज्यादा रही नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है अगर ये अजीब नंबर होते हैं तो, है ना, आपको पता ही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज विच फ्लोज व्हेन बैटरी जो है 100 वोल्ट की लगाई गई है। अब अगर हमने A और B के अक्रॉस 100 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो टोटल चार्ज बेसिकली आपको निकालना है। अब टोटल चार्ज यानी Q नेट क्या होगा, तो आंसर है C नेट इंटू में V जो लगाया है। अब C नेट मेरे पास आया है 20 माइक्रोफराड और V जो हमने लगाया है वो 100 का लगाया है, तो 2000 माइक्रोकूलम आ जाएगा। आप कन्वर्ट करना चाहो तो 10 के पावर -3 कूलम भी हो जाएगा, वो तो पता ही है आपको, ठीक है ना। तो ये आसान, मतलब सेकंड पार्ट तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। डन है क्या, डन है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है। जब ये पहली बार आया था, मुझे सन याद नहीं, जब ये पहली बार आया था उसके बाद ये काफी बार रिपीट हुआ ये सवाल। ये सेम सवाल आपको रेजिस्टेंस में भी मिलेगा और यही सेम सवाल आपको कैपेसिटेंस में भी मिलेगा। यही सेम सवाल आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सब में मिलेगा, दोनों में मिलेगा मतलब। अब ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब यहां पे इसमें रंग यूज करना पड़ा जरूरी है, कलर्स यूज करना बड़ा जरूरी है। देखो आपको बोला गया है 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, अब अपने मन में सोचो इनमें कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहां पे कोई कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ एक वायर है, इसके दो अलग अलग केसेस होते हैं। एक ये भी केस है, देखो एक ये भी, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी एक और केस था, कहां गया, एक ये भी केस है देखो, जिसमें सीधा ऐसे वायर लगी हुई है लेकिन और कोई दूसरी वायर नहीं है। ये बहुत सिंपल वाला वर्जन है, ये बहुत सिंपल वाला वर्जन है। पहले मैं आपको इस जस्ट क्वेश्चन के बाद ये करा दूंगा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, बिकॉज यहां पे जो वायर है इसके बीच में फिर एक और ऐसे वायर, और काफी तिगड़मबाजी है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे करने के लिए बोलता हूं, जब सिंपल एक वायर होती है तो उसका मतलब होता है कि इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। यानी अगर मैं इसको हरे से मार्क कर रहा हूं तो ये पूरी लाइन सेम होगी, यानी ये भी हरे पे ही होगा, यानी ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे अगर ये वायर है, ये एक वायर है, तो यहां का पोटेंशियल भी सेम होगा। इसको नीले से मार्क करते हैं, यानी अगर इसका पोटेंशियल कोई भी वैल्यू है ब्लू, तो इसका पोटेंशियल भी ब्लू होगा। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं। अगर ऐसा है, अब आप देखो जो ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, इनके जो डॉट्स है वो कौन से कलर के हैं, तो इस वाले के ग्रीन और ब्लू है, इसके भी ग्रीन और ब्लू है, और इसके भी ग्रीन और ब्लू है। जिसका मतलब है तीनों कैपेसिटर, ये वाले तीनों, उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी,
ये भी ग्रीन ब्लू से कनेक्टेड है, ये भी ग्रीन ब्लू से कनेक्टेड है और ये भी ग्रीन ब्लू से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं, इसका मतलब है सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इसका मतलब है ये पैरेलल में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन पे एक दिल चाहिए भैया और सेशन पे चाहिए लाइक। इस सवाल के लिए मुझे कमेंट सेक्शन पे दिल चाहिए और गुलाब का फूल चाहिए और सेशन पे चाहिए एक लाइक। क्या है देखो आओ, इस सवाल में अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो गए तो ये वाला और ये वाला कैपेसिटर हो गए पैरेलल में। तो डायग्राम देखने में कुछ ऐसा लगेगा, देखो डायग्राम देखने में कुछ ऐसा लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा जिसमें ये हमारे पास आ गया 2 माइक्रोफराड, ये आ गया हमारे पास 3 माइक्रोफराड, ये आ गया 5 और जो 10 माइक्रोफराड का है वो तो भार है ही, वो तो भार है ही, ये 10 माइक्रोफराड वाला भार है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर मैं इसको C1 नाम दे रहा हूं, इसको C2 नाम दे रहा हूं, इसको C3 नाम दे रहा हूं, इसको C4 नाम दे रहा हूं, तो कॉमन सेंस की बात है कि इन तीनों को सॉल्व करके लेट से CA आ रहा है जो कि पैरेलल है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10 माइक्रोफराड आ जाएगा। माइक्रो में है ना सब, हाँ माइक्रोफराड आ जाएगा। अब इन तीनों को सॉल्व करके एक बन गया जो कि इसके साथ सीरीज है, तो 1 अपॉन सी नेट अगर आपको निकालना है तो 1 अपॉन सी ए प्लस 1 अपॉन C4 आ गया, और यहां से सी नेट क्योंकि 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 10/2 यानी 5 माइक्रोफराड इज द फाइनल आंसर। प्यारा इंटरेस्टिंग सवाल, डन है, प्यारा इंटरेस्टिंग सवाल, डन है। अब इसी से मिलता जुलता सवाल कुछ ये जो कि थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है आओ जरा समझें। इस वाले सवाल में ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके साथ एक ऐसे करके वायर कनेक्टेड है। चलो ठीक है, इमेजिन करो कि आप इलेक्ट्रॉन हो, इमेजिन करो आप चार्ज हो, आपको फ्लो होना है, आप पॉजिटिव चार्ज हो, तो आप यहां से निकलोगे, यहां जाओगे, अब यहां जाओगे, अब यहां पहुंचने के बाद आपके पास दो रास्ते होंगे। आप यहां से निकलोगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां पहुंचने के बाद आपके पास दो रास्ते होंगे, एक आप इधर से जाओ, एक आप इधर से जाओ। अब क्योंकि इस पूरी वायर में कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी रुकावट नहीं है, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो इसके थ्रू चला जाएगा, यानी इसके थ्रू कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। इसका मतलब C1 और C2 के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो वाला केस अलग था, उसमें वायर आपस में क्रॉस कनेक्टेड थी, इसमें सारा का सारा चार्ज करंट यहां से जाएगा, जिसका मतलब है इन दोनों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर चार्ज यहां से आया, इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अगेन जब वो यहां पहुंचेगा इसके पास दो रास्ते होंगे, एक होगा ये वाला रास्ता और एक होगा ये, यहां से क्यों जाना चाहेगा, तो एज अ रिजल्ट यहां से निकल के ऐसे, यानी कि C1 और C2 और C3 और C5 और C4 और C5 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये डायग्राम में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं, लेकिन इनके इनके होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यानी सारा खेल C3 का ही है बस। अगर सारा खेल C3 का है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी निकालना है। C1 और C5 8 के हैं, C2 C3 C4 जितने मर्जी के भी हों, अंग्रेजी लिख देना कि C1 एंड C2 C4 और C5 शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे मतलब उनका कोई सर्किट में काम नहीं होगा। तो जो भी नेट कैपेसिटेंस है वो C3 के बराबर ही होगा, जो कि 4 माइक्रोफराड है। बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, बी पार्ट में बोल रहे हैं चार्ज बताना है कितना होगा। अरे चार्ज का फॉर्मूला होगा CV, C आ चुका है 4, V आपने लगाया 7, 7 इंटू 4 28 वॉट, 28 वॉट माइक्रो कूलम आ जाएगा, क्योंकि हमने फराड में माइक्रो डाला है। इसके बाद आपसे बोला गया है टोटल एनर्जी बताओ। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ C नेट V नेट का स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर में C आ गया 28 इंटू में 10 की पावर -6 और V स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, तो V मेरे पास आ गया 7 का स्क्वायर, इतनी मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। अरे डन है क्या? तो सेम सा सवाल है। ठीक है, आओ इसी से रिलेटेड एक, क्योंकि हम सारे फ्लो में कर रहे हैं काम, तो इससे रिलेटेड मिलते जुलते सवाल कर लेते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए आपको थर्ड चैप्टर का व्हीटस्टोन अरेंजमेंट की बैलेंसिंग मैं ध्रुव राठी जी की तरह क्यों बात कर रहा हूं, सॉरी, थर्ड चैप्टर का व्हीटस्टोन अरेंजमेंट का
सेटअप आपको आना चाहिए, सेटअप आपको आना चाहिए। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली अरेंजमेंट है, बैलेंसिंग कंडीशन है कि नहीं, यह बात की बात है, पर क्या ये व्हीटस्टोन वाली अरेंजमेंट है, यस और नो? क्या ये व्हीटस्टोन वाली अरेंजमेंट है, यस और नो? बताओ, क्या ये व्हीटस्टोन वाली अरेंजमेंट है, यस और नो? तो आंसर है, आंसर है, आंसर है यस, आंसर है यस। कैसे, कैसे ये व्हीटस्टोन वाली अरेंजमेंट कैसे है भैया, कैसे है ये व्हीटस्टोन वाली अरेंजमेंट? आओ जरा समझे। यहां से गया, अब ए पॉइंट यहां है, तो एक कैपेसिटर ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक कैपेसिटर ऊपर हो गया, एक कैपेसिटर नीचे हो गया। ये 4 माइक्रोफराड वाला है, ये भी 4 माइक्रोफराड वाला है। फिर ये दोनों के बीच में ये 8 वाला फंस गया, ये दोनों के बीच में ये 8 वाला फंस गया, ये 8 वाला फंस गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाओ तो वो 4 है, वो 4 है, यानी यहां पे 4 है और यहां पे 4 है, यानी कि भैया देखने में अजीब लग रहा था, है व्हीटस्टोन, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। अब बताओ, अगर ये व्हीटस्टोन है तो क्या ये बैलेंस्ड कंडीशन में है? यस, क्योंकि सर वो तो आर के लिए होता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आप एसी चैप्टर में वैसे पढ़ोगे कि कैपेसिटेंस जो रेजिस्टेंस पैदा करता है, जो रुकावट पैदा करता है, वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन शॉर्ट, ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये है, जिसकी वजह से बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा तो इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों हो गए सीरीज, 4 और 4 का सीरीज 2 होता है, 1/4 1/4, तो 4 और 4 का सीरीज 2 होता है, 4 और 4 का सीरीज 2 होता है, और 2 और 2 का पैरेलल 4 होता है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओरली कर लिया, बिना पेन उठाए भी हो सकता है ये सवाल, अगर आपको बैलेंसिंग कंडीशन आती है तो पेन बिना उठाए भी ये सवाल किया जा सकता है। डन। तो इस सवाल से शुरू की थी, तीनों देखने में कुछ सेम से लग रहे हैं बच्चे, तो इसको भी व्हीटस्टोन मान लेते हैं। तीनों देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ अलग है, इसीलिए कह रहा हूं बेटा, फ्लो को समझना जरूरी है। एग्जाम में सवाल तो कैसा भी आ सकता है। डन है, चलो आओ भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। आओ भाई सवाल पे आते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सवाल है, आ जाओ। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X1 और Y1 have the same area of plate and same separation between them। सेम एरिया है, सेम सेपरेशन है, सेम एरिया है, सेम सेपरेशन है, यानी कि लगभग सब कुछ सेम है, बस X के बीच में हवा को भर रखा है, X के बीच में हवा को भर रखा है, और Y के बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, एक ही बात है, वो 4 है ना, इसके अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफराड। बहुत ही प्यारा सवाल। इसका जो नेट कैपेसिटेंस है, पहला पार्ट कर रहे हैं, जो नेट कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफराड है। आई होप आपको पता है कि जो C1 है उसका कैपेसिटेंस अगर x होगा तो C2 का कैपेसिटेंस 4 टाइम्स x के हो जाएगा, बिकॉज ये सब ठीक था, दोनों का कैपेसिटेंस x और x था, दोनों का कैपेसिटेंस x और x था, लेकिन भैया इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डल गया, जिसकी वजह से इसका x की बजाय 4x हो गया, बिकॉज जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जाता है तो भैया कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो सीरीज में लगा रखा है, इनको साफ दिख रहा है, तो 1/C1 1/C2, तो यह आ गया 1/4, यह आ गया 1/x, यह आ गया 1/4x, सही है। अब अगर ऐसा है तो यह आ गया 1/4, अब ये x और 4x का एलसीएम हमारे पास 4x हो गया है, इसको काटा तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, इसको काटा यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 5 माइक्रोफराड आ गई, x की वैल्यू 5 माइक्रोफराड आ गई। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है, ईच कैपेसिटर निकालना है, तो C1 वाला हो गया 5 माइक्रोफराड का, और C2 वाला हो गया 5 इंटू में 4, दैट इज 20 माइक्रोफराड का। डन। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन x एंड y, उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है पहले चार्ज निकालना होगा, तभी पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। तो पहले सीरीज में हम सबको पता है कि अगर मुझे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग होगा, उससे पहले मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा। अब Q नेट का फॉर्मूला क्या होता है? C नेट V नेट,
क्यू नेट मेरे पास 4 माइक्रो फराड है और वी नेट मेरे पास 15 है। तो 15 इंटू में 4 मेरे पास 60 माइक्रो कूलम मेरे पास चार्ज आ गया। ये टोटल चार्ज है। सर चार्ज तो बोला ही नहीं गया था, अरे निकालना पड़ेगा। और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यही Q1 हो गया और यही Q2 हो गया। ठीक है। अब अगर मुझे पहले वाले के अक्रॉस यानी सिर्फ x के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है और सिर्फ y के अक्रॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q तो सेम है, तो V का फॉर्मूला क्या आ गया? Q बाय C, है ना। V का फॉर्मूला क्या आ गया? Q बाय CX। Q मेरे पास कितना है? 60 है। और इसका जो कैपेसिटेंस आया है, x वाले का जो कैपेसिटेंस आया है, ये x और y है। x का जो कैपेसिटेंस आया है मेरे पास वो 5 आया है। अगेन दोनों माइक्रो में है, तो यहां से काट के मेरे पास 12 वोल्ट आ गया। इसके लिए भी Q बाय सी वाई आएगा, तो इसका 60 है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 20 था, तो इसको काट दिया, मेरे पास 3 आ गया। आना भी चाहिए क्यों? क्योंकि टोटल पोटेंशियल 15 लगाया गया है, तो इसके अक्रॉस अगर 12 आता है तो इसके अक्रॉस 3 ही आएगा, क्योंकि टोटल 15 होना है। कितना प्यारा सवाल है, क्यूट सा सवाल है। इसके बाद थर्ड पार्ट पे अगर आए तो थर्ड पार्ट पे आपको बोला गया है कि आपको दोनों में एनर्जी का रेशियो निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको U1 बाय U2 निकालना है। चलो मन में एक सवाल पूछता हूं, या कमेंट सेक्शन पे भी दे सकते हो इसका तो आंसर। आप मुझे बताओ, हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, है ना, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना सही रहेगा। हाफ CV स्क्वायर लगाना, हाफ Q स्क्वायर बाय C, या फिर कोई भी लगा सकता हूं? कहाँ ही रहता है, समझ से बाहर है। आंसर है कोई भी लगा सकता हूं, बिकॉज मेरे पास सारे पैरामीटर्स हैं। तो U1 क्या हो जाएगा? हाफ C 1 V1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अगेन मेरे पास सारी वैल्यूज हैं यार, हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया। C1 बाय C2 का रेशियो तो 1:4 वैसे ही है। एक मेरे पास सर खत्म ही नहीं होती सर, क्या एक मेरे पास 5 है, एक मेरे पास 20 है, तो 1:4 पहले से ही आ गया। नहीं, पहले वाले के क्रॉस पोटेंशियल कितना आया है? 12 का स्क्वायर 144, और दूसरे वाले में आया 3 का स्क्वायर 9। इतना सॉल्व कर लेना, इतना रेशो आ जाएगा। डन, पता नहीं कहीं डन 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 लगा के इधर पंखा चला के बैठा डन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले क्वेश्चन जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं, जैसे इसमें तो हमने क्या किया था, पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया था, लेकिन इसमें हमने उसको इनकम्प्लीटली भरा होता है ना। जैसे इस वाले डायग्राम को आपको ऐसे देखना है, चलो मैं समझाऊंगा, लेकिन इसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे हैं। ये वाले अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सवाल काफी अच्छे होते हैं। अब इसमें तो हमने फिर भी सीरीज में भरा है, लेकिन आप इसको पैरेलल में भी भर सकते हो। इसमें तो हमने पैरेलल में भरा है, समझाऊं कैसे, आप सीरीज में भी भर सकते हो। दोनों प्रकार के सवाल आ सकते हैं। चलो खैर, आओ ये वाले सवाल को बनाते हैं। देखो सवाल को पहले पढ़ लो। कह रहे द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स अलग अलग ऑफ थिकनेस बराबर है। आप इस डायग्राम को ऐसे देखें, भाई हमारी रिक्वेस्ट है, कंफ्यूज ना हो, ऐसे देखें, बिकॉज प्लेट तो ऐसे है ना, तो ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। आपने इसको ऐसे भरा है, तो ये K1 जो भी है, K3 ऊपर है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, मतलब फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है। ये K3 है, ये K2 है और ये K1 है। तो ये 3 कैपेसिटर हो गए अब, और ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, साफ दिख रहा है। लेकिन तीनों का जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का वो D है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इनमें जो प्लेट एरिया है वो 1/3 हो गया। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, बट इनको मेंशन करना चाहिए कि इक्वल है, या किया हमने पढ़ा नहीं है। इक्वल थिकनेस एज शोन। इक्वल थिकनेस का मतलब इससे सही है कि अगर इस पूरे प्लेट का एरिया A था तो इसका A/3, इसका A/3 और इसका भी A/3 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। सुनो, क्योंकि ये 3 हिस्सों में बट गया है, तो पहले वाले का कैपेसिटेंस ε0 A/D होना चाहिए था, लेकिन एरिया को कर दिया गया है 1/3 और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया गया K1। तो K1 टाइम्स बढ़ेगा, लेकिन 3 टाइम्स कम भी होगा, बिकॉज एरिया को 1/3 किया गया है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K1 ε0 A/D/3, यानी कि पहले वाले का जो कैपेसिटेंस है वो K1/3। K1 क्यों बढ़ा? बिकॉज डाइलेक्ट्रिक भरा है।
और क्या a/3 क्यों किया? क्योंकि इसका एरिया पूरे एरिया से 3 गुना कम है। समझ ही तो नहीं आती यार तुम्हारी, जब आओ तो तुम होते ही नहीं हो। C2 क्या होगा बोलो? K23 एप्सिलॉन नॉट a/d और C3 क्या होगा? K3/3 एप्सिलॉन नॉट a/d। सही है क्या? अब अगर ऐसा है तो इतना तो आप समझदार हैं कि ये तीनों के तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। आई होप पीछे एक शीट खाली हो। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। अब अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सी नेट कैसे निकालेंगे? C1 C2 C3 सब में से एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन आ जाएगा। कहने को तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हमारे पास आंसर है। ओके, और आई होप आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट a/d की जगह आप C भी लिख सकते हो, क्योंकि पुराने वाले का कैपेसिटेंस C था जो कि एप्सिलॉन नॉट a/d था। तो आप इसकी जगह C/3 K1 प्लस K2 प्लस K3 भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। डन, रह गया लगभग पक्की बात, बढ़िया। चलो अब यार देखो, ये देखो यार देखो यार, ये सवाल तो यार बहुत आसान है। मुझे लग रहा है आप इस सवाल को जल्दी जल्दी बनाओगे। इन 10 सेकंड वीडियो को पॉज करके। ईमानदारी ओपी है, मैंने अभी तक आपसे कोई सवाल रोक के बनाने के लिए बोला, प्लीज बना दो, बहुत सिंपल। अब आई होप अगर आपने सवाल बनाया तो शुरुआत कहां से की होगी? देखो भाई, an electron initially at rest is accelerated through a potential difference of this much, ठीक है, so that it acquires final velocity of this much. The value of E by m of the electron will be, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जो फोर्स लग रही होगी इस पे वो QE लग रही होगी, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, आपको चार्ज बाय मास का रेशियो निकालना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ा रहे हैं तो ma इज इक्वल टू E हो गया। सुनने वाली बात है, अगर आपको चार्ज बाय मास का रेशियो निकालना है तो चार्ज बाय मास को एक तरफ रख दो, बाकी सब इधर ले जाओ। तो यहाँ पे आ गया A/E इज इक्वल टू E/m। अब आपको ये E/m निकालना है, चार्ज बाय मास का रेशियो। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है देखा जाए तो, लेकिन आपके पास पोटेंशियल है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन आपके पास पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल से क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं? देखो आप, क्या यह कहना ठीक होगा कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है? ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी जो उसने एक्वायर किया वो है 8.4 इंटू में 10⁶ का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में लेट से उसने डिस्प्लेसमेंट किया x। ठीक है, लेट से उसने डिस्प्लेसमेंट किया x। अब देखो प्लान क्या है, यहां से मेरे पास 8.4 इंटू में 8.4 इंटू में 10⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये मेरे पास ax की वैल्यू आ गई। सर ax की वैल्यू से क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि a अपॉन में E, लेकिन मेरे पास E नहीं है, मेरे पास V है। तो E क्या होता है मेरे पास? V/x होता है। E क्या होता है मेरे पास? V/x होता है। अगर E मेरे पास V/x है तो क्या मैं E की जगह V/x लिख सकता हूं? क्या मैं E की जगह V/x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इससे क्या फायदा होगा? देखो E की जगह मैंने लिख दिया V/x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया E/m। अब यहां से x चला जाएगा ऊपर। प्लानिंग देखो आप अपने आप हो रहा है, ऊपर वाले की कृपा है कि x चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा ax अपॉन में v इज इक्वल टू E/m। या फिर आपके मन में जैसा भी तरीका आया हो, ये क्वेश्चन दिखाने का ये मकसद है कि मेरे को भी नहीं पता कि मैं यहां तक किस फ्लो में पहुंचूंगा, मैं तो बस सॉल्व करता गया, वैल्यू पुट करता चला गया। अब यहाँ पे ax की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी? मतलब ax की वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली है 8.4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10⁻12 अपॉन में 2 आ गया, और v की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो कि मेरे पास 200, और इससे मुझे E/m का रेशो मिल जाए। अब इससे E/m, अब आपके मन में आ रहा होगा सर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशो तो सीधा निकाल सकता हूं, जो कि आपके मन में थॉट आया, जो कि गंदा थॉट है वैसे, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 होता है और मास 9.1 10 की पावर -31 होता है। और कई बच्चों ने तो 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से याद भी किया होगा। बट अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो ऐसे करने से नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इसी फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे, आपको समझना होगा। अब यहां से आपका जो भी आंसर मैच हो रहा है वो आप कर लेना, मैं कैलकुलेटर से इसको निकाल लेता हूं। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाता है, ताकि हम आंसर को मैच कर लें। तो ये आ जाता है मेरे पास 8.4 इंटू में 8.4 डिवाइडेड बाय आ जाता है मेरे पास 400। तो ये मेरे पास आ जाता है 1.76 इंटू में 10 की पावर 11 आ जाता है। 1.76 इंटू में 10 की पावर 11 आ जाता है। ये मेरे पास ए आंसर आ जाता है। द पॉइंट इज कि एमसीक्यू है तो आप ई बाय एम सीधा भी करते हैं, बट आप समझ रहे हो आपकी अंतरात्मा भी कह रही है कि वो चीटिंग है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे ना, आपको ऐसे ही करना होगा। चलो ठीक है, आसान सवाल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V as a function of distance x is shown in the given figure. The graph of the magnitude of electric field intensity, magnitude of electric field intensity E as a function of x is। अब ये कैसे ग्राफ होगा? देखो पहली बात तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है। बताता हूं क्यों, सुनो। क्या 0 से लेके 2 तक V बढ़ रहा है? क्या 0 से लेके 2 तक V बढ़ रहा है? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस dV बाय dx होता है। यहां पे V जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी लेकिन नेगेटिव होगी, कांस्टेंट होगी लेकिन नेगेटिव होगी 0 से लेके 2 तक। उसके बाद 2 से लेके 4 सेकंड तक V में कोई चेंज नहीं आया, V कांस्टेंट हो गया। और जब V कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज है वो कम हो रही है, यानी dV बाय dx नेगेटिव में चेंज हो रहा है। नेगेटिव नेगेटिव विल रिजल्ट इन पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये वाला ग्राफ तो ठीक है, बट क्वेश्चन में इन्होंने मैग्नीट्यूड बोला हुआ है। अब अगर इन्होंने क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड बोला हुआ है तो फिर तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव को इग्नोर किया होगा। इसका मतलब है क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि अगर ये मैग्नीट्यूड दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं पड़ता, तो आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर उस केस में ग्राफ ऐसा हो जाता, बट वो ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड नहीं, नॉर्मल ग्राफ होगा। तो अच्छा सवाल है, बट ये एक थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है ना। दोबारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, सॉरी पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो dV बाई dx E का पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन आगे माइनस है ना, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल कम हो रहा है तो dV बाई dx नेगेटिव आएगा, बट अगेन आगे माइनस आने, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस होके ऊपर आ जाएगा। लेकिन 2 से लेकर 4 में पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का चेंज है, पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगी। डन है, डन है, चलिए ठीक है, ओके। मैंने अभी आपको आज ऐसा एक सवाल करवाया जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया था, दोनों सीरीज में लगे हुए थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया था। ये वाला सवाल, ये वाला उस पेपर में बिल्कुल ये लिखे सेम हुए हैं। सवाल है, बस ये एमसीक्यू है। तो जियोलॉजी ये पेपर सवाल में आपके भेजा लिए था, हो जाता है होमवर्क, क्वेश्चन ये नंबर भी सवाल भेज देंगे। आपके लिए हो जाता है होमवर्क। डन है, सेम ही तो थे। ये सवाल आपके लिए हो जाता है होमवर्क। डन है, चलो भाई, चलो भाई, इस टेस्ट में चलो थोड़ा भाई, सा मुबारक ज्यादा हो। टाइम देना पड़ेगा आखिरी बच्चों को। सवाल पे आ मेरे रहे बातों की हैं, क्लास नहीं आखिरी होती ना सवाल पे बच्चों आ की। रहे हैं, आखिरी सवाल बहुत प्यारा है, थोड़ा लेकिन ज्यादा उससे टाइम देना पहले मैं पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे और बेहतरीन सवालों को बनाना है तो एक आप घंटे से विनर ऊपर। सीरीज परचेज कर सकते हैं, और क्योंकि हमने उसमें बहुत बेहतरीन सवा ऐसे डेढ़। क्वेश्चंस को डाला है, और बहुत सारे सवाल आज मैं विनर सीरीज से ही लेके आया हूँ। हाँ तो आप सवा घंटा बोल के चलना, एक लेकिन घंटा थी। अगर अब आप ये बच्चों को सवाल बोल हमारे देना कि साथ सॉल्व आप करना घर चाहते पे हैं, बता बिकॉज के एक आओगे छोटा कि सा आज जो ट्रेलर है, टेस्ट हमने वो पेड सवा बैच छः में से इससे बेहतरीन लेवल के सवाल पौने करा रखे हैं, 7 सारे से आपको पौने 8 रिकॉर्डेड तक फॉर्म में भी जाएगा। मिल जाएंगे, और आगे जो ठीक है क्लासेस जी, हो रही डेढ़ हैं वो घंटे लाइव होंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिवीजन चल रही है मिड टर्म के लिए, तो वो सब चीजें हमारे पेड बैच में होती रहती हैं। 1000 रुपए में पूरे साल का बैच है, जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड, जो नहीं हुआ है वो लाइव बैच 1.0 भी ले सकते हो, 2.0 भी ले सकते हो। अब तो वो एक ही बात हो चुकी है, क्योंकि सिलेबस बराबर हो चुका है। बाकी यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यूट्यूब पे हमसे और क्या क्या चाहिए, किस चैप्टर, ऑब्वियस बात है हर चैप्टर के सवाल ऐसे लेके आऊंगा, लेकिन आज हमने दोनों किए।
टेलीग्राम पे पीपीटी मिल जाएगी, सारे सवालों को रिपीट कर लेना, आई रिक्वेस्ट। चलिए, अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, एक वेरिएबल कैपेसिटर यानी ऐसा कैपेसिटर जिसके कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हो, ये 200 वोल्ट का पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम इतना टू इतना, यानी उसका जो पहला वाला कैपेसिटेंस था वो 2 माइक्रोफराड था और दूसरे वाला कैपेसिटेंस x माइक्रोफराड है। द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज, जो एनर्जी में डिक्रीज आया यानी चेंज इन एनर्जी आया वो 2 इंटू में 10 के पावर -2 आया। बस यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि एनर्जी में डिक्रीज आया है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस नहीं लगाओगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, सही है। तो चेंज इन एनर्जी में -2 इंटू में 10 की पावर -2 आ गया। फाइनल एनर्जी हाफ C2V का स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ C1V का स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, -2 इंटू में 10 की पावर -2, क्या कॉमन आ गया, हाफ कॉमन आ गया, V स्क्वायर भी कॉमन आ गया, V स्क्वायर भी कॉमन आ गया। क्या बच गया, C2 जो कि x है और C1 जो कि 2 है। ध्यान रहे ये माइक्रो में डल रहा है, ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। तो यहां से आपके पास -2 इंटू में 10 की पावर -2 आ गया, ये 2 आ गया, और V स्क्वायर यानी कि आपके पास 4 इंटू में 10 की पावर 4 आ गया, और यहां पे हमारे पास x -2 आ गया। ध्यान रहे ये अगेन माइक्रो में। चलो बाद में डाल देंगे वैल्यू, इसको इससे काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे 1 आ जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा, 10 की पावर -6 आ जाएगा। माइनस में ऑब्वियसली बात है, माइनस तो है ही। 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2 और 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x -2, ठीक है। तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्या लिखा हुआ है, -1 माइक्रोफराड लिखा हुआ है, और ये -2 माइक्रोफराड लिखा हुआ है, इधर जाएगा। ये -1 माइक्रोफराड लिखा हुआ है, -2 माइक्रोफराड लिखा हुआ है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो -1 माइक्रोफराड और ये +2 माइक्रोफराड, समझ गया, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, तो आंसर 1 माइक्रोफराड आ जाएगा x का, 1 माइक्रोफराड आ जाएगा x का। प्यारा सवाल, प्यारा सवाल, कैलकुलेशन देख लेना, डन है। माइनस लगाना है, माइनस लगाना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। अब आपने अगर यहाँ पे माइनस ना लगाया होता तो आंसर 3 आ जाता आपका। ओके ओके, डन है, पक्की बात है, पक्की बात है। T2 हमारे पास, ये हमारे पास 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो ये हमारा सवाल हुए। आई होप आपको आज के सवाल बहुत बेहतरीन लगे हो, कुछ नए सवाल देखने को मिले हो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही और सवालों में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लव यू।